वेलकम बैक प्यारे स्टूडेंट्स। और आज हमारा नीट प्रतिज्ञा टेस्ट सीरीज का सेकंड पेपर हो चुका है। अच्छा पेपर रहा होगा, देखते हैं, डिस्कस करते हैं, पेपर का एनालिसिस भी करते हैं सॉल्यूशंस के साथ में, और देखते हैं कि आने वाले टाइम में भी ऐसे ही पेपर आने वाले हैं, इससे अच्छे और लेवल के आने वाले हैं या कम लेवल के आने वाले हैं, डिपेंड करता है। चलिए, मुझे लगता है आपकी प्रिपरेशन तो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम यहाँ पे देखें तो इस बार का जो हमारा पेपर था उसमें हमारे जो क्वेश्चंस थे वो थे आपके थर्मोडायनेमिक्स, इक्विलिब्रियम, पी ब्लॉक, है ना, क्लास 11th का, बिकॉज पी ब्लॉक पूरा है, बट इस बार जो है वो केवल हमने 11th वाला पी ब्लॉक और हाइड्रोकार्बन, जीओसी, आइसोमेरिज्म मतलब ऑर्गेनिक वाला पोर्शन के साथ में कवर किया है। एक एक करके देखते हैं स्टार्टिंग से अपन किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, है ना। सबसे पहले अपन देखते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर 46 था, कन्फर्मेशनल एनालिसिस की तरफ से सवाल था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटेन, एन ब्यूटेन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन क्या होगा। तो एन ब्यूटेन का अगर मैं आपसे बात करूं तो एन ब्यूटेन ऐसा कुछ हम बनाते हैं CH3, CH2, CH2 और ये CH3, है ना। नाउ मैं अगर कहता हूँ 1, ये 2, ये 3, ये 4, तो कन्फर्मेशनल एनालिसिस में कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का फ्री रोटेशन कंसीडर करते हैं, और उस फ्री रोटेशन से हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ कन्फर्मर्स मिलते हैं। कन्फर्मर्स जो हमको मिलते हैं वो याद रखिएगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रोटामर्स मिलते हैं, रोटामर्स कह लो या कन्फर्मर्स कह लो। नाउ इसके अंदर हमें एक बात का ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल वो फॉर्म होगा जिसमें टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडरवॉल स्ट्रेन दोनों ही मिनिमम होना चाहिए, है ना। टॉर्शनल स्ट्रेन और वंडरवॉल स्ट्रेन दोनों ही कैसा होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। वंडरवॉल स्ट्रेन दोनों ही कैसा होना चाहिए, मिनिमम। तो अगर मैं आपको इसका कन्फर्मर बना के बताऊं तो भाई कन्फर्मर अगर मैं ब्यूटेन का बनाऊं और मैं यहाँ पे फ्री रोटेशन जो कंसीडर करूंगा वो सेकंड और थर्ड का मानूंगा। फ्री रोटेशन हम जो मानेंगे वो मानेंगे सेकंड और किसका, थर्ड का। तो जैसे मैं कहता हूँ ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ठीक है, और फ्रंट कार्बन के साथ में ये मेरा जो आता है ये मेरा बैक कार्बन है ना, ये बैक कार्बन है और ये मेरा फ्रंट कार्बन है। तो एक फ्रंट कार्बन हुआ, एक बैक कार्बन हुआ। अब फ्रंट कार्बन मतलब मैं सेकंड वाले को कह रहा हूँ, ये मेरा फ्रंट कार्बन है, ये मेरा बैक कार्बन है। फ्रंट कार्बन से आपको 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल जुड़ा दिख रहा है, 2 हाइड्रोजन और एक ये मिथाइल है। तो 2 हाइड्रोजन और एक मिथाइल है, तो मैंने यहाँ पे एक ये मिथाइल बनाया और यहाँ पर हाइड्रोजन और यहाँ पे हाइड्रोजन। अब मोस्ट स्टेबल फॉर्म के लिए मेरा जो मिथाइल ग्रुप है वो बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए। अपोजिट होना चाहिए मतलब एंटी पोजीशन पे होना चाहिए। तो मेरा एक पीछे वाला मिथाइल ग्रुप ये आ गया, एक H, एक H। तो आप देखिए ये दोनों मिथाइल जो आपको नज़र आ रहे हैं, है ना, आपको जो दोनों मिथाइल नज़र आ रहे हैं ये एक दूसरे के एंटी पोजीशन पर नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम होगा, यहाँ टॉर्शनल स्ट्रेन भी सबसे कम होगा। इसी को हम एंटी कन्फर्मेशन कहते हैं। तो एंटी कन्फर्मेशन को आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल फॉर्म आएगा वो ये आ जाएगा हमारा बी वाला जो रहेगा, ये हमारा सबसे मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर होगा, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखें इक्विलिब्रियम से, बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये तो। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्विलिब्रियम Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल, Kp एंड Kc आर नॉट इक्वल। तो Kp Kc का सबसे पहले आप रिलेशन देख लो, तो हमें यहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर है कि Kp बराबर होता है Kc RT की पावर में डेल n, है ना। Kp बराबर Kc RT की पावर में बोलो क्या आता है, डेल n। और Kp बराबर Kc RT की पावर में जब आप डेल n लिखते हैं तो जो डेल Ng दिख रहा है आपको यहाँ पे, ये जो डेल Ng आ रहा है ये होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस होता है ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट, है ना। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस क्या होता है, रिएक्टेंट, ठीक है। यहाँ पर ये रिएक्टेंट आएगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ क्या दिख रहा है, ये गैसियस क्या दिख रहा है, रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट है, और अगर यहाँ पे मेरा डेल Ng बराबर 0 आता है ना, किसी वजह से मेरा डेल Ng जो है वो 0 आ जाता है इस केस में, तो डेल Ng 0 होने से बड़ा सिंपल सा मीनिंग निकल कर आएगा आपका यहाँ पे कि आपका इस पर्टिकुलर केस में Kp बराबर बोलो क्या हो जाता है, Kc, जब भी आपका डेल Ng इक्वल टू कितना होता है, 0।
तो यहाँ सवाल पूछा है कि किसमें केपी केसी इक्वल नहीं है, मतलब डेल एन जी का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो अपन देखते हैं, एक करके चेक करते हैं। तो इस पहले क्वेश्चन में देखें तो डेल एन जी के अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो प्रोडक्ट के मोल्स मुझे 2 दिख रहे हैं, रिएक्टेंट के भी 2 हैं, तो यहाँ तो 0 है, मतलब इक्वल आएगा। यहाँ पे देखें हम तो ये 1 मोल, ये 1 मोल, ये 1, ये 1, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करेंगे तो यहाँ पे भी डेल एन जी इक्वल टू बोलो कितना आएगा, 0। यहाँ आप देखें तो ये 1, ये 1 और इधर देखो 2 दिख रहा है, तो अगेन यहाँ पे आप डेल एन जी देखेंगे तो ये आ जाएगा 2 - 2 इक्वल टू बोलो क्या आएगा, 0। लेकिन आप यहाँ देखें तो यहाँ पे ये 1 है, यहाँ पे ये 1 है और यहाँ भी 1 है, तो डेल एन जी बराबर आ जाएगा यहाँ पे 2 - 1, 2 - 1 मतलब बोलो कितना हो जाएगा, 1। तो आपका जो आंसर आएगा वो डेफिनेटली आंसर जो आएगा वो डी आंसर आएगा, क्योंकि यहीं पे डेल एन जी का वैल्यू 0 नहीं है। इस पर्टिकुलर केस में ही डेल एन जी का वैल्यू 0 नहीं है, डेल एन जी 0 नहीं है तो केपी बराबर केसी नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस में अगर अपन बात करेंगे, है ना, ये वाला रिएक्शन में, तो केपी जो आएगा वो नॉट इक्वल टू बोलो क्या आ जाएगा, केसी, और आपका यही आंसर भी है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट टाइप अच्छे सवाल रहते हैं, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन बनेंगे, अदरवाइज तो स्टेटमेंट टाइप के सवाल सॉल्व करना पॉसिबल थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, बट कोई बात नहीं, स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं, है ना। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होता है रेसिमिक मिक्सचर, पहले ये समझते हैं। रेसिमिक मिक्सचर क्या होता है, जब अपन बात करते हैं तो रेसिमिक मिक्सचर जो होता है वो एक्चुअली होता है इक्विमोलर मिक्सचर, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी एंड एल फॉर्म बराबर अमाउंट में होता है ना। मतलब जैसे अगर मैं कहता हूं कि मान लीजिए मेरे पास, है ना, ये ऐसा कुछ एक वेसल दिया हुआ है, बात समझे, और इस वेसल के अंदर एक रेसिमिक मिक्सचर रखा हुआ है, रेसिमिक मिक्सचर रखा हुआ है। रेसिमिक मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इसके अंदर इक्वल अमाउंट में आपने डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को रखा हुआ है, इक्वल अमाउंट में डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को रखा हुआ है। अब इक्वल अमाउंट में अगर डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म को रखा है तो मान लो ये लाइट को रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, प्लेन पोलराइज लाइट को, पीपीएल को ये रोटेट करने की कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करने की कोशिश कर रहा है, बात समझे, एक कोशिश कर रहा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक कोशिश कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इक्वल अमाउंट में। तो अगर ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा तो जो नेट रिजल्टेंट आएगा वो 0 हो जाएगा। नेट रिजल्टेंट मतलब नो रोटेशन, लाइट को नहीं घुमा पाएगा। तो जो रेसिमिक मिक्सचर होता है, जो रेसिमिक मिक्सचर होता है वो लाइट को दोनों साइड घुमाने की कोशिश करता है और इक्वल अमाउंट में है, तो यहाँ पर ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ये लाइट को नहीं घुमा पाएगा, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा, ऑप्टिकली जो है ये इनएक्टिव हो जाएगा। और ऑप्टिकली इनएक्टिव क्यों होता है, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल कंपनसेशन, एक्सटर्नल कंपनसेशन के कारण ये ऐसा नहीं कर पाता है, क्योंकि एक हिस्सा है सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन के अंदर ही डेक्स्ट्रो फॉर्म भी है, एक सॉल्यूशन के अंदर लीवो फॉर्म भी है, वो राइट में घुमा रहा है, एक लेफ्ट में घुमा रहा है, तो नेट रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसी को एक्सटर्नल कंपनसेशन कहते हैं। और दूसरा इन्होंने बोला है कि पहला स्टेटमेंट बोला रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, तो ये तो सीधे से गलत हो जाता है ना। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली एक्टिव, ये गलत हो जाता है। रेसिमिक मिक्सचर इज ऑप्टिकली इनएक्टिव, ये नहीं हो सकता। उसके बाद मैंने बोला है कि रेसिमिक मिक्सचर इज मिक्सचर ऑफ मीजो स्ट्रक्चर, गलत, ये भी नहीं होता है। रेसिमिक मिक्सचर होता है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो और लीवो फॉर्म। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही गलत हैं, तो इसका आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग, स्टेटमेंट 1 and 2 आर रॉन्ग, दोनों ही गलत हैं, है ना। मीजोफॉर्म का मतलब क्या होता है, ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें कम से कम 2 कायरल सेंटर हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है। 2 कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ क्या होता है, सिमेट्री। जैसे मैं आपको अगर कोई मीजोफॉर्म बताऊं तो मीजोफॉर्म जो रहेगा, है ना, मीजोफॉर्म जो रहेगा वो मीजोफॉर्म कुछ ऐसा आता है, यहाँ पे आप देखें इसको, ठीक है। अब इसको अगर अपन देखें
तो मान लीजिए कि यहाँ पे मिथाइल लिखा है मैंने, यहाँ मिथाइल लिखा है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, ये H है, ये H है। तो भाई मेरे ये जो फॉर्म दिख रहा है आप देखेंगे ध्यान से, तो ये वाला कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है। तो अगर ये दोनों कायरल सेंटर है तो आप देखें, अगर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ ये मैंने बनाया है ना, ये इस टाइप से बनाया, और आप देखेंगे कि अगर मैं इसको यहाँ पे है ना, ये थोड़ा सा इसमें अपन कलर फिल कर दे, थोड़ा और क्लैरिटी आ जाए। ये देखो, तो आप इसको देखें तो आपको दिखाई देगा कि भाई इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रहा है, इसको 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। बात समझे? इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे देखिए ना, OH की इमेज जो आ रही है ना, ये जो OH है इसका ये इमेज, ये H का H, ये कायरल सेंटर है, और ये भी कौन सा सेंटर है बोलो, कायरल सेंटर। तो ये मीजोफॉर्म है, और मीजोफॉर्म ऑप्टिकल आइसोमर जरूर होता है। बात समझे? अगर अपन मीजोफॉर्म की बात करें तो मीजोफॉर्म जो रहता है वो ऑप्टिकल आइसोमर होता है। मीजोफॉर्म इज ऑप्टिकल आइसोमर, पर ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ऑप्टिकली क्या होता है? इनएक्टिव। तो कायरल सेंटर होने के बाद भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर पाया जाता है POS। POS का मतलब होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, और सिमेट्री का कोई भी एलिमेंट अगर आ गया तो वो हमारा पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो होता है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ये मीजोफॉर्म होता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये कह रहे हैं कि रेसिमिक मिक्सचर है ना, रेसिमिक मिक्सचर लिख रहा है, रेसिमिक मिक्सचर क्या कह रहा है स्टेटमेंट 2 इज अ मिक्सचर ऑफ मीजोफॉर्म। गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, दोनों स्टेटमेंट क्या है? गलत है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये दिया है, ऑर्गेनिक से अरेंज देम इन एसिडिक स्ट्रेंथ। एसिडिक स्ट्रेंथ में अरेंज करना तो थोड़ा सा सिंपल टर्म है, ध्यान रखिएगा। क्या टर्म होता है कि अल्केन है, अल्केन से ज़्यादा एसिडिक होता है अल्कीन, अल्कीन से ज़्यादा एसिडिक होता है अल्काइन, अल्काइन से ज़्यादा एसिडिक होता है एल्कोहल, एल्कोहल के बाद आता है वाटर, और वाटर के बाद आता है फिनॉल, क्योंकि फिनॉल जो है ना, और ये आपसे 3 चीज़ें कंपेयर करने को बोली है। फिनॉल का जो कॉन्जुगेट बेस होता है ना, फिनॉल आप देखें आप ध्यान से, तो फिनॉल ऐसा कुछ है, यहाँ पे OH है, अगर ये मान लो अपने अंदर से H+ निकालता है तो O पे माइनस आएगा, और इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा, ये जो कॉन्जुगेट बेस बन रहा है CB, इस CB को कहते हैं कॉन्जुगेट बेस। ये जो कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है आपको, ये स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस होता है। ये जो पर्टिकुलर कॉन्जुगेट बेस दिख रहा है ये आपको ध्यान रखना कैसा होता है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, और स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस होने के कारण ये ज़्यादा स्टेबल होता है, तो ज़्यादा टेंडेंसी H+ देने की एज कम्पेयर टू बाकी 2 एल्कोहल और वाटर, है ना। तो सबसे ज़्यादा एसिडिक आ जाएगा आपका फर्स्ट के बाद सेकंड के बाद थर्ड, है ना। फर्स्ट सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर सेकंड और फिर थर्ड। वाटर जो होता है एल्कोहल से ज़्यादा एसिडिक होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप एल्कोहल कंज्यूम करना स्टार्ट कर दे बोले ज़्यादा एसिडिक है कम एसिडिक, ऐसा नहीं। फिनॉल सबसे ज़्यादा एसिडिक, फिर वाटर और फिर एल्कोहल आता है, क्योंकि एल्कोहल में इस ग्रुप के कारण प्लस आई इफेक्ट लगता है, और जो प्लस आई इफेक्ट होता है वो इनवर्स ऑफ एसिडिक कैरेक्टर होता है। प्लस आई इफेक्ट जो होता है इट इज इनवर्स ऑफ एसिडिक कैरेक्टर। बात समझे? तो ये सिंपल सा क्वेश्चन था आपका। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है? तो पहला बोला NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, ठीक है, NH2 इज अ स्ट्रॉन्गर बेस, किसी के कंपैरिजन में नहीं पूछा है तो बिल्कुल है। और हमारे ऑर्गेनिक में एक रिएजेंट भी है NaNH2, तो ये एक स्ट्रॉन्गर बेस की कैटेगरी में ही आएगा, इट इज अ स्ट्रॉन्गर बेस। OH इज मोर बेसिक देन NH2, तो इसको करने का एक तरीका होता है जिसको हम कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी के आधार पर करते हैं। OH इज मोर बेसिक देन NH2, तो अपन एक काम करते हैं ना, NH2 माइनस है, आपसे बोला है कि इसके बेसिक कैरेक्टर को कंपेयर करो, मैंने बोला ठीक है कर लेते हैं कंपेयर। ऐसा सिंपल काम करो, आप इसका एसिड बनाओ, तो इसका एसिड H2 आ जाएगा और इसका एसिड NH3 आ जाएगा। ये एसिड्स हैं, ये एसिड्स हैं, और ये स्ट्रॉन्गर एसिड है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो ज़्यादा होने के कारण जो वाटर है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, किससे? NH3 से। अब अगर ये H+ देगा तो ये बनाएगा OH माइनस, ये बनाएगा NH2 माइनस, है ना। दोनों को कंपेयर करूँ तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड तो वीक बेस, और इससे बात करूँ तो ये वीक एसिड तो ये स्ट्रॉन्गर बेस, क्योंकि याद रखना स्ट्रॉन्गर एसिड अगर है तो वो जनरेट करेगा वीक कॉन्जुगेट बेस,
स्ट्रॉन्गर एसिड जनरेट करता वीक कॉन्जुगेट बेस। तो OH जो है वो वीकर बेस है, OH इज वीकर बेस। तो ये कह रहे हैं कि मोर बेसिक है, यही आंसर सही है, दैट इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोला है। तो यही मेरा आंसर जो आएगा यही आएगा, यही इनकरेक्ट है। क्लियर है ना? तो इस टाइप से आप ये छोटे छोटे से सिंपल अपने सवाल बनते हैं यहाँ पे, है ना। जैसे एक मैं डी वाला ऑप्शन भी आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आप ये डी वाले ऑप्शन को जब देखें, है ना, ये डी वाला ऑप्शन, तो आपको एक बात समझ में आएगी। ये कह रहे हैं कि CH ट्रिपल बॉन्ड C इज लेस बेसिक देन CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो अपन देख लेते हैं इसको भी। तो जैसे मानो आपके पास, है ना, डी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ मैं, है ना, एक मिनट, अरे डी ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो डी ऑप्शन आपका कह रहा है यहाँ पे कि यहाँ पे देखेंगे तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH और CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा। ये स्ट्रॉन्गर एसिड है और ये वीकर एसिड है, ये स्ट्रॉन्गर एसिड दिख रहा है। अगर आप इसके अंदर से H प्लस को रिलीज करवाएंगे तो H प्लस को रिलीज कराएंगे तो ये CH, C इधर आ जाएगा माइनस, CH2 डबल बॉन्ड CH और ये आएगा माइनस। स्ट्रॉन्गर एसिड तो वीकर बेस, स्ट्रॉन्गर एसिड तो वीकर बेस, वीकर बेस और ये स्ट्रॉन्गर बेस, है ना। तो सही बात कह रहा है, इज लेस बेसिक, बिल्कुल सही कह रहा है, लेस बेसिक है। हमेशा याद रखें जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होगा ना उसका कॉन्जुगेट जो बेस आएगा उतना ही का वीकर आएगा, और इसका रिवर्स भी चलता है, वाइस वर्सा, कि स्ट्रॉन्गर बेस हुआ तो वीकर कॉन्जुगेट एसिड होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, कंसीडर द फॉलोइंग, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, है ना, अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ। बेसिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, बेसिक स्ट्रेंथ, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर, टेंडेंसी टू डोनेट लोन पेयर। कौन कितनी जल्दी लोन पेयर देगा, कौन कितनी जल्दी देगा, देख लेते हैं, चलो आओ। तो सबसे पहला मेरे पास एग्जांपल आ रहा है CH3 CH2 और यहाँ पर NH2 है और इसके ऊपर आ रहा है ये लोन पेयर, लोकलाइज्ड है। ठीक है, ये आप देखें यहाँ पे कैसा लोन पेयर है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है, दिस इज लोकलाइज्ड। एक जगह बैठा है, एक जगह बैठा है तो ज़्यादा जल्दी इलेक्ट्रॉन देगा। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ, मैं आपसे बात करूँ तो दूसरा आता है अमाइड, अमाइड आता है तो CH3 C डबल बॉन्ड O और बोलो कौन है, NH2। अब यहाँ पे तो समस्या है कि लोन पेयर है। अब लोन पेयर जो है वो डेफिनेटली इस कार्बोनिल ग्रुप के साथ रेजोनेंस में जाएगा तो डीलोकलाइज्ड हो गया। लोन पेयर जो है डीलोकलाइज्ड है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे अपन लिख लेते हैं डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। कैसा लोन पेयर, डीलोकलाइज्ड लोन पेयर। ठीक है, रुका नहीं एक जगह। तीसरा केस देखते हैं, एनिलीन है ना। तीसरा केस देखे तो एनिलीन है, तो एनिलीन मतलब रिंग के ऊपर NH2। ठीक है, और ये ऐसा कुछ आ रहा है। अगेन ये लोन पेयर इधर चला, ये इधर, तो ये भी डीलोकलाइज्ड है, अगेन रेजोनेंस में है। तो जब जब रेजोनेंस में आएगा बेसिक कैरेक्टर को वो कम करेगा, जब जब रेजोनेंस में आएगा तो बेसिक कैरेक्टर को कम करेगा, जब जब रेजोनेंस में आएगा तो बेसिक कैरेक्टर को क्या करेगा, कम करेगा। अब ज़्यादा रेजोनेंस में कौन जाने की टेंडेंसी है, इसकी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ना, CO कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब अगर अपन नंबर दे ले 1, ये आया 2 और ये नंबर आया 3, तो 2 वाले का बेसिक कैरेक्टर सबसे कम आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच ले रहा है, वो रुकने नहीं दे रहा है, खींच ले रहा है। उसके बाद आ जाएगा थोड़ा ज़्यादा बेसिक 3, और सबसे ज़्यादा बेसिक जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। फर्स्ट वाले का बेसिक कैरेक्टर जो आएगा वो सबसे ज़्यादा आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाले का बेसिक कैरेक्टर जो आएगा वो सबसे क्या आएगा, ज़्यादा। क्लियर मेरी बात। तो ये सिंपल है। तो सबसे कम बेसिक हो गया 2, है ना, फिर आया 3 और 1, है ना। फर्स्ट का बेसिक कैरेक्टर सबसे क्या रहेगा, ज़्यादा। ठीक, कोई डाउट इसके अंदर। चलो 52 क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द एसिडिक नेचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के एसिडिक नेचर को बोला है कंसीडर करें। अरेंज ही करना है, सिंपल सी बात है। ठीक है, स्ट्रक्चर बना के देख लेते हैं पहले अपन। तो पहला स्ट्रक्चर है बेंजोइक एसिड, पहला जो स्ट्रक्चर दिख रहा है दिस इज नोन एज बेंजोइक एसिड, है ना। दूसरा है ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड, तो ये आया COH और यहाँ पे आ जाएगा NO2, ऑर्थोनाइट्रोबेंजोइक एसिड। फिर है पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, यहाँ पे COH और ये आ गया आपका NO2, पैरानाइट्रोबेंजोइक एसिड, है ना। और फिर है मेटानाइट्रोबेंजोइक एसिड।
ये ऐसा, ये COH और मेटा 3 है। देखो बेंजोइक एसिड को कंपेयर करना है तो यहाँ पे आपको एक बात का ख्याल रखना होगा कि यहाँ पे एक इफेक्ट लगता है एंड दिस इफेक्ट इज नोन एज ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो इफेक्ट, ठीक है। और जब आपको पढ़ाते हैं हम लोग, आप जब कोई ये ऐसा ये कॉन्सेप्ट जब सिखाते हैं तो ऑर्थो इफेक्ट में ये बात आपको जरूर बताते हैं कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड, ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड is highly acidic in nature, is highly acidic in nature। इस बात से कोई मतलब नहीं है कि ग्रुप का नेचर क्या है, ग्रुप कौन सा है, इससे कोई मतलब नहीं है ना। अपने को ध्यान रखना है कि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड बेंजोइक एसिड का एसिडिक नेचर सबसे ज़्यादा होता है बिकॉज ऑफ कौन सा इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। इस बात से कोई मतलब नहीं है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा है कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा है कि +M है कि -M है, इससे कोई मतलब नहीं। लेकिन अगर बेंजोइक एसिड ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है तो उसका एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आएगा। तो आपका जो B है, ये जो B दिख रहा है, इस B का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा आ जाएगा क्योंकि ऑर्थो सब्सटीट्यूटेड है, ठीक है। अब इसका तो हटाया, बाकी को कंपेयर करना है। तो बाकी को कंपेयर करोगे तो एक बात का ध्यान रखना कि NO2 जो होता है, NO2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है। मेरा जो NO2 ग्रुप है इट इज एन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होते हैं दे इंक्रीजेस एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक कैरेक्टर को बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे लग रहा है -I -M और यहाँ पे लग रहा है केवल -I। मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करता है, मेटा पोजीशन पे रेजोनेंस इफेक्ट काम नहीं करेगा, ऑर्थो पैरा पे करता है। तो ऑर्थो के बाद आ जाएगा पैरा, पैरा के बाद आ जाएगा मेटा, तो मेटा के बाद आएगा BA मतलब बेंजोइक एसिड, है ना। तो अगर अपन देखें यहाँ पे तो B वाला जो आएगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक, B वाले के बाद आ जाएगा C वाला, C के बाद आएगा आपका D वाला और D के बाद आ जाएगा फर्स्ट A वाला, है ना, BCDA। तो देख लेते हैं भाई BCDA, B का एसिडिक कैरेक्टर सबसे ज़्यादा, तो BCD और A, ठीक है। मैं कॉन्सेप्ट्स को भी जितना हो सकता है पॉसिबल उतना समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, है ना। तो जैसे जैसे अपने कॉन्सेप्ट आते जा रहे हैं अपन देखते जा रहे हैं, है ना। जैसे ये ऑर्थो इफेक्ट है तो बीच बीच में आपको कॉन्सेप्ट भी बताता जाऊँगा। पानी गिर गया, कोई बात नहीं, ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ IUPAC नेम बोला है, इसका IUPAC नेम बताएं। IUPAC नेम का क्वेश्चन तो काफ़ी इजी आया है, तो आप देखिए जरा ये IUPAC नेम अगर आप देखेंगे, है ना, तो ये कुछ ऐसा बनेगा आपके पास में। तो यहाँ देखें तो ये ऐसा आ रहा है, ये है ना, सॉरी अनएबल टू रिकॉग्नाइज, बहुत बढ़िया, है ना। चलो अपन ये कर लेते हैं, ये ऐसा आ रहा है और यहाँ पे आ रहा है CH3 और इथाइल है तो मतलब यहाँ आ रहा है CH2 और ये आ रहा है CH3। लॉन्गेस्ट चेन लेना पड़ेगी अपने को, है ना, लॉन्गेस्ट चेन लेंगे अपन। तो 1 2 3 पे सब्स्टिट्यूएंट, 1 और 2 पे, तो ये आ रहा 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 कार्बन की चेन है, 1 2 3 4 5, है ना, 6 कार्बन की चेन दिख रही है। ये गलती मत कर देना कि सर यहाँ तो सिर्फ इथाइल था तो नंबरिंग यहाँ से करेंगे अपन, है ना, ऐसा मत करके बैठ जाना यहाँ पे कि ये इथाइल था ये मिथाइल था तो हम नंबरिंग जो है यहाँ से कर दें, है ना। ये थोड़ा सा अजीब सा कलर है तो ऐसा मत करके बैठ जाना। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती कर देते हैं कि इथाइल को नहीं चेक करते, मिथाइल को चेक नहीं करते हैं, आपको ध्यान रखना है इस बात का। और जब आप इसको देखें तो आपको एक बात समझ आएगी कि अब नंबरिंग करी अपन ने, तो यहाँ भी मिथाइल आ रहा है और यहाँ भी मिथाइल आ रहा है, तो इसको लिखेंगे अपन 2,4 डाइमिथाइल, 2,4 डाइमिथाइल, 6 कार्बन है तो इट विल बी हेक्सेन, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन। तो 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन जो है ये आंसर आ जाएगा आपका फर्स्ट वाला, 2,4 डाइमिथाइल हेक्सेन, ठीक है। 53 क्वेश्चन, चलिए 54 क्वेश्चन को देखते हैं। तो बढ़िया है, कॉमन प्रिंसिपल कार्बन चेन से, कॉमन प्रिंसिपल कार्बन चेन से जब 3 फंक्शनल ग्रुप जुड़े हों, when 3 or more than 3 functional groups are attached to common principal carbon chain,
तो उस केस में हम स्पेशल सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं। व्हेन 3 और मोर देन 3, है ना, व्हेन 3 और मोर देन 3 फंक्शनल ग्रुप आर अटैच टू कॉमन प्रिंसिपल कार्बन चेन, तो हम इस्तेमाल करते हैं कौन सा सफिक्स बोलो, स्पेशल सफिक्स। बात समझे। और स्पेशल सफिक्स की बात करूं तो कार्बोक्सिलिक एसिड का स्पेशल सफिक्स जो आएगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड ही आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड ही आएगा स्पेशल सफिक्स, याद रखिएगा इस बात को, है ना। जो आएगा ये क्या आ जाएगा बोलो, स्पेशल सफिक्स, इस तरीके से, क्लियर। और स्पेशल सफिक्स का जब अपन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पे आप देखें तो इसी को देंगे पहला नंबर, तो ये आ जाएगा मीथेन, है ना, मीथेन 1,1,1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, मीथेन 1,1,1 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। अब 1,1 नहीं भी लिखे तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आपका जो आंसर है यहाँ पे ये आ जाएगा मीथेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। फर्स्ट पोजीशन पे ही है तो वहाँ पे मेंशन आपको करने की ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज तो आप लोकेंट इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं इसी का एक एग्जांपल और बताऊँ कि मान लो कभी ऐसा दिया होता है कि CH2 CH फिर CH2 और यहाँ पे देते COH, यहाँ पे भी देते COH और यहाँ पे भी देते COH, तो कॉमन प्रिंसिपल कार्बन चेन से 3 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच है ना, कॉमन प्रिंसिपल कार्बन चेन से 3 एक जैसे फंक्शनल ग्रुप अटैच हैं। तो जब ऐसा होता है तो यहाँ लिखेंगे अपन 1, यहाँ लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3, तो इसको बोलेंगे प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस तरीके से लिख सकते हैं, स्पेशल सफिक्स का यूज़ करना आपको मैंने सिखाया है। पेपर सॉल्व करने से मेरा मोटो सिर्फ पेपर सॉल्व करने का नहीं है, अगर इसमें जो जो कॉन्सेप्ट आते जाएंगे मैं आपको वो भी साथ के साथ बताते जाऊंगा। थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा लेकिन हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एकदम, ठीक है। भागना दौड़ना है नहीं, कहाँ जाना है भाग के आपको। चलिए अगला क्वेश्चन आता है, IUPAC का ही है ना। अब रिंग है तो यहाँ पे ध्यान रखना कि अगर मैं इधर देखता हूँ कार्बन, तो यहाँ 1, 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8 है ना। इधर 8 है और इधर कितने कार्बन है, 6, इधर 6 कार्बन है। साइड चेन को अगर बात करूं तो वहां 8 है और रिंग में 6 हैं। तो सबसे पहला सवाल आता है सर PCC किसको मानेंगे। रिंग में 6 कार्बन है और जो ऊपर साइड चेन जिसको मैं फिलहाल अभी कह रहा हूं साइड चेन, उसमें 8 कार्बन है। तो जिसमें लॉन्गेस्ट चेन होगी, जिसमें कार्बन ज़्यादा होंगे उसी को लॉन्गेस्ट चेन लेंगे। रूल यही कहता है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन एज PCC। यहाँ कोई डबल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप तो आ नहीं रहा, ना इसमें कोई डबल बॉन्ड है ना इसमें कोई फंक्शनल ग्रुप है जो रूल या प्रिंसिपल वायलेट हो, वो तो है नहीं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपकी जो चेन है वो 8 कार्बन की है और रिंग में 6 कार्बन है। तो इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में ध्यान रखना, आप इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट, आप इसको मानेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्योंकि रिंग में 6 ही कार्बन है। और इसको मानेंगे आप PCC मतलब होता है प्रिंसिपल कार्बन चेन। PCC मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल कार्बन चेन। तो प्रिंसिपल कार्बन चेन की अगर मैं आपसे बात करूं तो 8 है, इधर देख लेते हैं, 4, 5, 6, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 है ना। और आपका यहाँ पे ये रिंग लगा हुआ है, ठीक है सर, इतनी बात क्लियर है हमको। तो ये आ जाएगा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8, और ये आपकी हो गई साइड चेन। तो इसको लिखेंगे हम 3 साइक्लोहेक्साइल ऑक्टेन, 3 साइक्लोहेक्साइल ऑक्टेन। सर इसके आखिरी में आपने ई क्यों हटा दिया, यहाँ पे ई आता है ना, पूरा नाम लिखते तो ई आता, मैंने ई को हटा दिया है। तो हमारी केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर के वक्त AEIOY एक साथ नहीं आता है। AEIOU होता है, आपने इंग्लिश में सुना होगा वॉवेल्स और कॉन्सोनेंट्स, 2 वॉवेल्स एक साथ नहीं आते हैं। वैसे ही इसके अंदर AEIOY एक साथ नहीं आएगा, बात समझे, ठीक है। AEIOU होता है ना, तो इसलिए अपन ने यहाँ से जो हटा दिया है, तो ये देखो यहाँ से ई, इसलिए मैंने यहाँ से ई को क्या करा है, हटाया है नाम लिखते वक्त, है ना। ये इसको मैंने हटा दिया, अपने को नहीं करना साथ में, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3 साइक्लोहेक्साइल ऑक्टेन, ये, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है केमिकल इक्विलिब्रियम का सवाल है। अ केमिकल रिएक्शन ए बी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम जब हम कहते हैं, है ना, सवाल को छोड़िए, पहले इक्विलिब्रियम को समझिए। जब हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, जब हम इक्विलिब्रियम कहते हैं तो इक्विलिब्रियम पर होता क्या है? सबसे पहली बात, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है ना। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर हो जाता है रेट ऑफ, बोलो क्या है, बैकवर्ड रिएक्शन। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और दूसरी बात, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, ऑल मेजरेबल प्रॉपर्टीज, है ना, बिकम्स कांस्टेंट। मतलब वॉल्यूम, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर, मोल्स, कॉन्सेंट्रेशन, वो कांस्टेंट हो जाते हैं। तो फिलहाल इस सवाल में जो फोकस है वो इस बात के ऊपर है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। मतलब जितना ए बी में जा रहा होगा उतना ही बी वापस किस में आ रहा होगा? ए में कन्वर्ट हो रहा होगा। ए जितनी स्पीड से बी में कन्वर्ट हो रहा होगा उतनी स्पीड से बी में वापस ए कन्वर्ट हो रहा होगा। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन किसके बराबर होगा? रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिल्कुल बराबर होगा। अगर मैं आपको ग्राफिकली समझाऊं इसको, तो ऐसी कुछ सिचुएशन बनेगी यहाँ पे कि मैं यहाँ पे लिख दूँ रेट, है ना, और यहाँ पे मैं लिख दूँ अगर टाइम, तो ये ऐसा कुछ ग्राफ आएगा कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बराबर, बोलो, रेट ऑफ क्या होगा? बैकवर्ड रिएक्शन। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ए टू बी। ए पूरी तरीके से बी में कन्वर्ट हो गया? बिल्कुल नहीं हो सकता। कन्वर्जन ऑफ ए टू बी इज 50% कंप्लीट, कंप्लीट तो होगा ही नहीं, ओनली 10% ऑफ ए, गलत है। रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए टू बी इज जस्ट इक्वल टू द रेट, बिल्कुल बराबर है, बिल्कुल बराबर है। इनका जो रेट होता है कन्वर्जन वो बिल्कुल कैसा आएगा? बराबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन द अबव रिएक्शन लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, दो कंडीशन दी है ना, इस पर्टिकुलर रिएक्शन की दो कंडीशन दी है। कंडीशन ऐसे है, ये ए, ये बी, और दोनों से मिलकर बना सी, और ये डी, है ना। इस कंडीशन में दो बातें बोली है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। एक तो प्रेशर लो है ना, और दूसरा टेम्परेचर हाई है। तो टेम्परेचर हाई जब होता है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होती है उस केस में, है ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन फेवरेबल होती है हाई टेम्परेचर पर। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब होता है जो डेल्टा एच है उसका वैल्यू आता है पॉजिटिव, या डेल्टा एच का वैल्यू जो आता है वो ग्रेटर देन, बोलो क्या आएगा? 0, तब फेवरेबल होती है। सवाल क्या कह रहा है ये देखते हैं। लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कंडीशन आर शिफ्ट इक्विलिब्रियम इन बैक डायरेक्शन। मतलब हम चाहते हैं हमारी रिएक्शन बैकवर्ड चले जाए, हम चाहते हैं कि हमारी रिएक्शन बैकवर्ड चले जाए। प्रेशर कम है। देखो पहली बात ध्यान रखना, अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने से रिएक्शन विल मूव इन, रिएक्शन विल मूव इन डायरेक्शन वेयर गैसियस मोल्स आर लेस, वेयर गैसियस मोल्स आर लेस। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाती है जहाँ पे गैसियस मोल्स कैसे होते हैं? कम होते हैं, है ना। प्रेशर बढ़ाने पे रिएक्शन कहाँ जाती है? जहाँ गैसियस मोल्स कम होते हैं। यहाँ पे प्रेशर कम करा है तो प्रेशर कम करने पे रिएक्शन कहाँ जानी चाहिए? जहाँ पे गैसियस मोल्स ज़्यादा हैं। प्रेशर कम करा है, बढ़ाने पे वहाँ जाती है जहाँ मोल्स कैसे होते हैं? कम। यहाँ पे प्रेशर को डिक्रीज करा है तो प्रेशर डिक्रीज करना मतलब ये उस डायरेक्शन में जाएगी जहाँ पे मोल्स ज़्यादा हैं, बैकवर्ड लेके जाना है। मतलब सीधी सी बात है, ए प्लस बी का जो वैल्यू आएगा वो हमेशा सी प्लस डी से ज़्यादा आएगा, तभी रिएक्शन आपकी बैकवर्ड जाएगी। कौन से प्रेशर पे? लो प्रेशर पे। तो लो प्रेशर पे ए प्लस बी का वैल्यू ग्रेटर देन, बोलो क्या होना चाहिए? क्या ज़्यादा होना चाहिए? सी प्लस डी से। तो इसका मतलब ये दोनों बातें तो गई, ये दो ऑप्शन तो मेरे गए। रिएक्शन को बैकवर्ड लेके जाना है और टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, है ना। अच्छा, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता तो वो फॉरवर्ड चले जाता। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता और टेम्परेचर बढ़ाता, एंडोथर्मिक रिएक्शन होता और टेम्परेचर बढ़ाता तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाती। यहाँ पे टेम्परेचर बढ़ाने पे रिएक्शन बैकवर्ड जा रही, यानी डेफिनेटली मैंने टेम्परेचर को यहाँ पे क्या करना है? इंक्रीज, है ना, और रिएक्शन मेरी जा रही है बैकवर्ड, पीछे की तरफ जा रही है, आगे नहीं जा रही है। मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, और एक्सोथर्मिक रिएक्शन मतलब डेल एच नेगेटिव आता है, या डेल एच का वैल्यू लेस देन, बोलो क्या होगा? 0। डेल एच का वैल्यू लेस देन
0, तो डेल एच का वैल्यू लेस देन 0, इसका मतलब सीधी सी बात है मेरा आंसर जो आएगा वो ये डी आंसर आएगा। क्लियर है? सिंपल ली चैटलियर प्रिंसिपल का सवाल है ये केमिकल इक्विलिब्रियम का। सो बच्चे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। मेटल हाइड्रोक्साइड ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला MOH 50% आयोनाइज है, मतलब वीक बेस है, तो वीक बेस है तो MOH होल 4 लिखा हुआ है यहाँ पे। आप इसको ब्रेक करेंगे तो M पे आ जाएगा 4+ और यहाँ आ जाएगा 4OH माइनस। इसके इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को C मानेंगे तो ये 0 होगा, ये 0 होगा, ये C अल्फा आएगा तो ये 4C अल्फा आएगा और ये C माइनस C क्या हो जाएगा अल्फा। तो बेसिकली हमें पहले यहाँ पे OH का कॉन्सेंट्रेशन निकालना है, दैट इज इक्वल टू 4 इंटू C इंटू अल्फा है, 4 है, C मतलब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन बेस का, दैट इज ये आ रहा है 25 इंटू 10 की पावर -4, अल्फा का वैल्यू 50% है तो 50/100 कैंसिल होकर 2 आया, यहाँ कैंसिल होकर 2 आया तो ये आ गया 50 इंटू 10 की पावर -4, या मैं लिख सकता हूँ 5 इंटू 10 की पावर -3 m। ये मेरे पास आ गया आपका कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस, है ना। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आप देखें यहाँ पे जो दिख रहा है OH क्या आ गया माइनस, ठीक है। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस मेरे पास आ चुका है तो अपन यहाँ पे लिखेंगे pH, है ना। POH निकालना पड़ेगा पहले, हम pH नहीं निकालेंगे क्योंकि बेस है, तो POH बराबर आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ OH माइनस। आप वैल्यू रखेंगे यहाँ पे तो POH इक्वल टू आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ 5 इंटू 10 की पावर -3, है ना। इसको सॉल्व करते हैं अपन, ठीक है। तो POH बराबर बन जाएगा ये माइनस लॉग 5 प्लस लॉग ऑफ 10 की पावर -3, है ना। अब log 5 की वैल्यू होती है 0.699, तो मैं उसको रफली 0.7 मान रहा हूँ, और ये आगे आएगा तो -3, तो ये आ जाएगा 2.3। POH मेरा आया 2.3, POH इज 2.3। अब POH अगर 2.3 आ रहा है मेरा, है ना, तो POH मेरा 2.3 आ रहा है तो pH बराबर मेरा आ जाएगा pH जो आएगा मेरा यहाँ पे अपन लिखेंगे 14 माइनस POH, तो 14 माइनस 2.3 दैट इज इक्वल टू 11.7। तो 11.7 जो है ये मेरा आंसर आ गया आपके पास, ठीक है। क्लियर एकदम। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 की तरफ बढ़ते हैं। 1 मोल ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स 200 जूल्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना। 1 मोल ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स 200 जूल्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। कांस्टेंट वॉल्यूम लिखा हुआ है, हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, टेम्परेचर में चेंज आ रहा है, बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बताओ भाई, क्वेश्चन को पढ़ के तो ऐसा लग रहा है कि पता नहीं क्या पूछ लिया है ना। जमाने भर के कैलकुलेशन लगा लिए होंगे, आइडियल गैस है, मोनो एटॉमिक एक ही, डाई एटॉमिक है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने इस लाइन पे ध्यान दे दिया होगा कि 1 मोल ऑफ गैस एब्जॉर्ब्स 200 जूल्स ऑफ हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो हमें फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पता है कि डेल्टा यू, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमें पता है कि डेल्टा यू बराबर होता है Q प्लस W, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, तो कांस्टेंट वॉल्यूम मतलब वॉल्यूम कांस्टेंट कर रखा है यहाँ पे, तो कांस्टेंट वॉल्यूम अगर कर दिया है तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे डेल V बराबर 0 होगा, और डेल V बराबर 0 तो W बराबर 0 होगा। इसी को हम आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं, इसी को आइसोकोरिक प्रोसेस कहते हैं। तो डेल्टा U बराबर बोलो कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। मतलब जो भी हीट एब्जॉर्ब की गई है वो पूरी किस में बदल गई, इंटरनल एनर्जी में। जो भी हीट एब्जॉर्ब की गई वो पूरा का पूरा चेंज हो गया इंटरनल एनर्जी। तो अगर पूरा का पूरा चेंज हो गया इंटरनल एनर्जी में, दैट मीन्स हमारा जो आंसर आएगा वो 200 जूल्स आएगा, क्योंकि जितना भी हीट उसने लिया है वो सब कांस्टेंट वॉल्यूम पे लिया, और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ही तो इंटरनल एनर्जी इक्वल होता है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। बात समझे, ठीक है। इसको ऐसा भी आपने देखा होगा कई बार कि डेल्टा यू बराबर आपने देखा होगा QV लिखा हुआ, तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत सिंपल है, इसमें कुछ वैल्यूज वगैरह डालने की जरूरत नहीं थी। आगे बढ़ते हैं। द डिफरेंस इन डेल्टा H एंड डेल्टा U, द डिफरेंस इन डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर कंबशन ऑफ मीथेन। तो सबसे पहले मीथेन के कंबशन का आप इक्वेशन लिख लो, है ना। तो मीथेन के कंबशन का इक्वेशन लिखेंगे तो ये बन जाएगा CH4 गैस, यहाँ पे आ जाएगा O2 गैस, और इससे मिलेगा आपको CO2 गैस,
और साथ में मिल जाएगा H2O, और ये होता है लिक्विड। ठीक है, बैलेंस करने के लिए आप यहाँ लगा लें 2, यहाँ बैलेंस करने लग रहा है 2, है ना। अब इस लिक्विड की तो मैं बात करूँगा नहीं, तो ये बात करूँगा मैं इसके बारे में। तो डेल एन जी अगर मैं देखता हूँ, तो डेल एन जी की अगर बात करूँगा तो 1 - 3 करेंगे तो 1 - 3 मतलब -2 आ जाएगा। 1 - 3 करेंगे, 1 - 3 करेंगे तो मेरा जो आएगा वो कितना आ जाएगा, -2। वो -2 आ रहा है, तो अब डिफरेंस निकालने को बोला तो सिंपल फॉर्मूला है मेरे पास कि डेल्टा H बराबर लिखते हैं डेल्टा U प्लस डेल एन जी आर टी। डेल्टा H बराबर डेल्टा U प्लस डेल एन जी क्या लिखते हैं, आर टी। तो डेल्टा H है ना, डिफरेंस निकालना है आपको, तो माइनस डेल्टा U प्लस लिखूंगा डेल एन जी आर टी ना। अब आंसर के हिसाब से आर की वैल्यू कैलोरी में दी है तो कैलोरी में रखेंगे अपन। तो डेल एन जी का वैल्यू तो आ गया आपके पास में -2, आर की वैल्यू भी 2 आ गई, और टेम्परेचर आपको 25 डिग्री मतलब 298 केल्विन। तो मेरा जो आंसर आ रहा है वो -2 × 298 × -2 है ना। तो ये आप देखिए जरा, आंसर मैच करेंगे तो आपको आंसर यहाँ पे दिखेगा बी वाला, 2 × 298 और -2। क्लियर है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंस इसका निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एंट्रोपी दिया है, कूलम दिया है, और स्पेसिफिक हीट दिया और वॉल्यूम दिया है। तो भैया थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती हैं, है ना, कौन सी प्रॉपर्टी, थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी जो होती है वो 2 टाइप की होती है। एक आपकी कहलाती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, है ना, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और एक आपकी कहलाती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक कौन सी कहलाती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी में अपनों को पता है कि इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ मैटर, इंडिपेंडेंट ऑफ क्वांटिटी ऑफ क्या है, मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करता है ना। और वही अगर मैं यहाँ बात करूँ एक्सटेंसिव क्वांटिटी का, तो एक्सटेंसिव क्वांटिटी होता है डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ मैटर, डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ क्या है, मैटर। तो ये इंडिपेंडेंट है और वो क्या है, डिपेंडेंट है ना। डिपेंडेंट मतलब मैटर का अमाउंट बढ़ेगा तो इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी। तो कौन कौन है, तो भाई एक्सटेंसिव क्वांटिटी में आपके पास एक तो एंट्रोपी है, बिल्कुल एंट्रोपी डिपेंड करेगा क्वांटिटी ऑफ मैटर पे, ठीक है। दूसरा आपके पास देखें तो कूलम चार्ज, 1 कूलम 2 कूलम 3 कूलम चार्ज, और तीसरा आपके पास वॉल्यूम, है ना। तो एक आप देखें ध्यान से, तो ये जो है ना, ये वॉल्यूम, एक ये कूलम और एक ये एंट्रोपी, मतलब 1 2 और 4, 1 2 और 4 जो दिख रहा है, 1 2 और 4 जो दिख रहा है ये एक्सटेंसिव क्वांटिटी है, और हमारा आंसर भी यही है ना। हमारा आंसर भी जो है वो यही है, 1 2 और कौन है, 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट दी कंपाउंड 1 2 एंड 3। 1 2 और 3 में आपसे रिलेशन पूछा है कि आइडेंटिकल है कि डायस्टीरियोमर है कि एनेंटियोमर है। देखो इस कंपाउंड को ध्यान से देखो आप, तो आपको एक चीज नजर आएगी कि ये कुछ ऐसा दिख रहा है ना, और यहाँ पे ये, और ये ऐसा है कुछ, ये ठीक, ये कंपाउंड। और अगर इसके बारे में बात करूं तो सबसे पहले जो ऊपर दिख रहा है ग्रुप मुझे, वो मेरा ईस्टर है, C डबल बॉन्ड OMe, है ना। यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया OH, यहाँ पे आ गया H, यहाँ पर आया H, और ये आ रहा है आपके पास में COH। पहला तरीका तो ये है कि आप इनका RS कॉन्फ़िगरेशन निकाल के करें। कौन सा कॉन्फ़िगरेशन निकाल के करें, R और S, है ना। तो अगर मैं इसका RS निकालता हूँ, 2 तरीके, दोनों ही बताता हूँ मैं आपको। ये फर्स्ट एटम बड़ा ग्रुप है, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये 4, ऐसे ही आएगा। और अगर मैं देखूँ इसको, तो ये प्रायोरिटी डिसाइड कर रहा हूँ मैं, प्रायोरिटी जो डिसाइड करेंगे वो इस कलर से ले लेते हैं, है ना। तो ये प्रायोरिटी आ जाएगी इसकी 1, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, है ना, इधर भी कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर कार्बन से कार्बन, तो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी 2, इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी ये आपकी 3, है ना, और इसकी प्रायोरिटी 4। तो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो आ रहा है वो हॉरिजॉन्टल पे लाइन पे आ रहा है, तो 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं। ये आ रहा है R लेकिन आएगा S, तो इसको लिखूंगा मैं 2S, ये कहलाएगा 2S, क्योंकि लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अब मैं इसकी बात करता हूँ यहाँ पे, तो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी 1,
है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन, फिर कार्बन के साथ ऑक्सीजन, कार्बन, तो ये आ जाएगी प्रायोरिटी इसकी इधर 2 आ जाएगी, है ना, इधर ये आ जाएगी आपके पास सॉरी इसकी प्रायोरिटी 2 आएगी, ये 1 है तो ये 2 आ जाएगा, ये आएगा 3 और ये 4, तो 1 2 3 ये ऐसा चला, ऐसा आ रहा है, ये एस आ रहा है लेकिन लिखेंगे आर, तो ये आ गया 3R, ये 2S और 3R आ गया। वैसे ही आप सेकंड वाले को देख लें, है ना, जो आपको सेकंड दिया है, तो सेकंड वाले को देखेंगे अगर अपन, तो सेकंड वाले में भी आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा यहाँ पे, है ना, और इसका आप देखें तो ये दिख रहा है COH, यहाँ पे आ रहा है OH, यहाँ पर आ रहा है H, फिर यहाँ पे आ रहा है OH, फिर ये H और ये C डबल बॉन्ड O और क्या दिख रहा है Me, इस टाइप से दिख रहा है। ठीक है, आप इसका भी R&S निकाल लीजिए, तो ये आ जाएगी इसकी प्रायोरिटी, है ना, प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं अपन इसकी, तो प्रायोरिटी डिसाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1, है ना, उसके बाद आप देखेंगे तो इसकी प्रायोरिटी आएगी सेकंड, इसकी प्रायोरिटी थर्ड, इसकी प्रायोरिटी 4, बोलो आया, तो 1 से चला मैं 2 और ऐसा, ये एंटी क्लॉकवाइज है लेकिन R आएगा तो ये बन जाएगा 2R, है ना, ये 2R आया, और फिर अपन देख लेते जरा प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते इधर भी, है ना, तो प्रायोरिटी डिसाइड करते हैं अभी इस वाले की, तो इस वाले की प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे H था, यहाँ पे क्या था यार, ये H है, इधर कौन है OH, है ना, सेकंड वाले में, और ये आ रहा COH, है ना, तो अब इधर डिसाइड कर लो अपन प्रायोरिटी, तो प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो ये आ जाएगा फर्स्ट प्रायोरिटी पे, ये आ जाएगा सेकंड, ये प्रायोरिटी थर्ड, ये प्रायोरिटी 4, तो ये ऐसा चलेगा, ये R आ रहा है तो ये आएगा 3S, है ना, तो आप देखो ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, 2S 2R 3R 3S बिल्कुल अपोजिट, जब बिल्कुल अपोजिट होते हैं तो ये आपस में इनैंशियोमर्स कहलाते हैं। तो फर्स्ट और सेकंड फिर ज़्यादा आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों आपस में फर्स्ट और सेकंड वो दोनों आपस में इनैंशियोमर हैं, फर्स्ट और सेकंड दोनों आपस में क्या है, इनैंशियोमर। तो इस टाइप से आप ये सिंपल चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 63 के ऊपर। 63 में भी सेम वही जो भी अपन ने पीछे देखा सवाल अपना, है ना, इसको बना लेते हैं अपन जरा, तो ये ऐसा, ठीक है, एक मिनट, है ना, ये देखिए, तो ये ऐसा आ रहा है इधर, ये इधर और ये इधर, है ना, तो इसको भी देखें अपन, तो आप देखिए यहाँ पे मिथाइल आ रहा है ऊपर, मिथाइल के बाद इधर Cl आ रहा है, इधर H आ रहा है, फिर यहाँ पर H आ रहा है, और ये बोलो कौन आ रहा है, Cl, और ये आ रहा है इथाइल। नंबरिंग करेंगे तो आप इसी को दे नंबर, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और 5, है ना, 4 और 5 दोनों इसी में आएगा, 4,5 कार्बन इसी में आएगा, क्योंकि थाइल ग्रुप है, ऊपर से करेंगे नंबरिंग अपन, है ना। नाउ प्रायोरिटी डिसाइड कर लेते हैं, तो इसकी प्रायोरिटी आ जाएगी 1, कार्बन से क्लोरीन, तो इसकी प्रायोरिटी सेकंड क्योंकि ये कायरल सेंटर है, ये थर्ड और ये फोर्थ, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, तो 1 2 3, तो ये बन रहा है ऐसा, ये क्लॉकवाइज है लेकिन इसको बोलेंगे हम 2S, है ना, और इधर देखते हैं अपन अब, ठीक है, इधर देखते हैं, है ना, इधर देखेंगे अगर अपन, तो यहाँ पे आप देखें तो आपको नज़र आएगा फिर से कितना आ जाएगा यहाँ पे, ये फर्स्ट प्रायोरिटी, है ना, इधर देखेंगे अपन तो ये आपकी सेकंड, ये आपका थर्ड और ये आपका जो है ये 4 है ना, तो 1 2 3 पर चले, तो 1 2 3 ऐसे चल रहे हैं अपन, ये क्लॉकवाइज आ रहा है लेकिन हॉरिजॉन्टल लाइन पे, तो ये क्लॉकवाइज आना चाहिए, तो ये आएगा 3S, तो 2S और 3S आ रहा है, 2S और 3S, तो 2S और बोलो क्या है ये 3S। तो इस तरीके से R&S कॉन्फ़िगरेशन असाइन करके आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर डज नॉट रिप्रेजेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इनमें से कौन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करता है। भैया एक बात ध्यान रखें, इन रेजोनेंस ओनली delocalization of pi electron takes place, delocalization of pi electron takes place, delocalization of क्या होता है, पाई इलेक्ट्रॉन, एटम का नहीं होता है, एटम माइग्रेट नहीं होता है, ध्यान रखना, एटम का कभी भी क्या नहीं होगा, माइग्रेशन। तो आपसे इसमें पूछा है कि डज नॉट रिप्रेजेंट, है ना, तो यहाँ पे देखो CO है और यहाँ पे OH आ गया है, तो ये नहीं हो सकता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, है ना, यहाँ पे एटम एज इट इज है, ये तो है, यहाँ पे एटम एज इट इज है, ये भी है, यहाँ पे एटम एज इट इज है, ये भी है, यहाँ पे देखो CO और यहाँ पे कौन आ गया, OH, H प्लस माइग्रेट कर गया है,
H प्लस क्या कर गया, माइग्रेट। रेजोनेंस में ऐसा कभी नहीं होगा, रेजोनेंस में कभी भी एटम माइग्रेट नहीं करेगा। तो हमारा जो आंसर आएगा यहाँ पे, हमारा जो आंसर आएगा वो आंसर आएगा हमारा ए। ठीक है, ये ए आंसर आएगा। यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है क्योंकि एटम क्या कर गया है, माइग्रेट। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स का सवाल है, ड्यूरिंग एन एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। बिल्कुल सही है। एडियाबेटिक प्रोसेस की जब अपन बात करते हैं ना, जब मैं आपसे कहता हूँ कि भाई एडियाबेटिक प्रोसेस है, तो एडियाबेटिक प्रोसेस में क्या होता है कि आपका जो सिस्टम होता है वो इंसुलेटेड होता है एडियाबेटिक प्रोसेस में, है ना। जब अपन एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो हमारा अगर ये सिस्टम है तो इसकी नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं। ठीक है, ये जो वॉल्स आएंगी, ये वॉल्स जो आएंगी ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, नॉन कंडक्टिंग वॉल्स होती हैं, बात समझे। और अगर ये नॉन कंडक्टिंग वॉल्स हैं तो नॉन कंडक्टिंग वॉल्स मतलब Q इक्वल टू 0 होता है। Q इक्वल टू 0 का मतलब होता है हीट कैन नीदर एंटर सिस्टम, हीट कैन नीदर एंटर सिस्टम नॉर लीव्स द सिस्टम। ठीक है, हीट कैन नीदर एंटर सिस्टम नॉर लीव्स द सिस्टम, ना तो हीट अंदर आएगा और ना हीट बोलो क्या होगा, बाहर जाएगा। तो इस पर्टिकुलर केस में Q बराबर बोलो कितना होता है, 0। तो क्या कह रही हैं कि ड्यूरिंग एडियाबेटिक प्रोसेस हीट एनर्जी इज नॉट एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ये बात बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है ना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उसके बाद कह रहे हैं टेम्परेचर ऑफ गैस इंक्रीजेस व्हेन अंडरगोस एडियाबेटिक एक्सपेंशन। ये बात गलत है, ये बात बिल्कुल गलत है। जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है ना, जब भी एडियाबेटिक क्या होता है, एक्सपेंशन, ध्यान रखना। अगर एडियाबेटिक क्या है, एक्सपेंशन क्या हुआ इसको, ऐसा, सॉरी, है ना, ये जब एडियाबेटिक एक्सपेंशन होता है ना, अरे यार क्या नाटक है, एक मिनट रुक जाओ जरा, कुछ अच्छा मिल जाए आप लोगों को, नहीं, ठीक है। एडियाबेटिक एक्सपेंशन जब होता है, जैसे मानो कि मेरे पास एक सिलेंडर है ना, और सिलेंडर में यहाँ पे मैंने फ्रिक्शनलेस मूवेबल पिस्टन लगा रखा है और इसके अंदर फिल करी हुई आइडियल गैस, और आइडियल गैस और Q बराबर बोलो क्या है, 0। अगर ये पिस्टन ऊपर की तरफ जाएगा तो टेम्परेचर का वैल्यू जो होगा वो डिक्रीज होता है, ध्यान रखना। एडियाबेटिक एक्सपेंशन में टेम्परेचर हमेशा डिक्रीज होगा। तो रीज़न तो सरासर से इसका गलत हो गया, है ना। तो असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। असर्शन सही है, रीज़न गलत है। ठीक है, असर्शन इज ट्रू, रीज़न इज फॉल्स। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चूज द ग्रुप शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म, पोजीशन बदलनी चाहिए ग्रुप की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म की बात करें, चूज द ग्रुप शोइंग पोजीशन आइसोमेरिज्म, तो सीधी सी बात है, आप इधर देखो ना जरा, ये क्लोरीन और इसको देखें और इसको देखें, तो आपका A और D आपस में पोजीशन आइसोमर है। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। A और D आपस में पोजीशन आइसोमर हैं। A और D आपस में क्या है, पोजीशन आइसोमर। ठीक है। हाउ मेनी आइसोमर ऑफ C5H11OH विल बी अ प्राइमरी अल्कोहल। काउंटिंग ऑफ आइसोमर, है ना, दिस इज काउंटिंग ऑफ आइसोमर। यहाँ पे अगर अपन बात करें तो आप देख रहे हैं यहाँ पर काउंटिंग ऑफ, क्या दिख रहा है ये, आइसोमर्स। तो काउंटिंग ऑफ आइसोमर्स के बारे में बात करूं तो काउंटिंग ऑफ आइसोमर देखेंगे आप तो C5H11OH है ना। तो 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के पहले तो अपन रेडिकल बना लो ना। फर्स्ट ऐसा बन जाएगा, फिर एक ये बन सकता है ना, एक ये बन सकता है ना, एक ये बन सकता है, इधर देखें ये है ना 5, ठीक है, ऐसा ये और ये, ठीक है, ये बन सकते हैं। और यहाँ पे अपन देखें तो एक ये भी तो बन सकता है इसका, ये, और एक ये भी बन सकता है। तो आपको तो प्राइमरी अल्कोहल बोले, ये सारे रेडिकल बन चुके हैं। तो यहाँ पे लगाया OH, है ना। अपन एक काम करो, यहाँ पे क्या रेडिकल बनाए मैंने इनके, और रेडिकल बना के यहाँ पे क्या लगाया मैंने, OH, OH, ये OH, ये OH, है ना, ये भी OH और ये भी क्या लगाया OH। तो ये तो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री, ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री है। तो ये तो नहीं पूछा है, ये पूछा है ये 1 डिग्री,
और ये भी बोलो 1 डिग्री। क्लियर मेरी बात? तो टोटल जो मुझे 1 डिग्री दिख रहे हैं यहाँ पे वो 4 दिख रहे हैं। टोटल 1 डिग्री जो दिख रहे हैं वो कितने दिख रहे हैं यहाँ पे? 4। ये 4 मुझे टोटल 1 डिग्री के नजर आ रहे हैं। क्लियर मेरी बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, टॉटोमेरिज्म इज एग्जिबिटेड बाय। टॉटोमेरिज्म शो करने के लिए अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। यहाँ पे सच कुछ अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, ये नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, क्योंकि बॉन्ड इधर आएगा तो रिंग में स्ट्रेन आ जाएगा ना, यहाँ पे ऐसा स्ट्रेन नहीं होगा। इसके पास भी नहीं है, केवल यही है जो टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है, केवल यही है। जैसे CH3CH2 लिखा है, यहाँ पे लिखा N डबल बॉन्ड O और ये O, माइग्रेशन हो जाएगा, बॉन्ड इधर तो H ऊपर, तो ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड N, यहाँ पर OH और ये O। दिख रहा है ये? तो ये आपका टॉटोमेरिज्म शो कर सकता है। 69 क्वेश्चन, 2 मोल ऑफ आइडियल गैस एब्जॉर्ब 720 कैलोरी ऑफ हीट, है ना। ये X दिख रहा है, लेकिन यहाँ ध्यान रखना ये गामा आएगा इधर। ये जो दिख रहा है इसको अपन गामा कहते हैं, है ना। ये इसी को अपन क्या कहते हैं? गामा। तो गामा आपको निकालना है आइडियल गैस का, है ना, गामा। ठीक है, X लिखा हुआ है बट ध्यान रखना। तो 2 मोल ऑफ आइडियल गैस, तो N की वैल्यू मेरे पास आ गई 2। ठीक है, उसके बाद एब्जॉर्ब्स Q बराबर 720 कैलोरी ऑफ हीट फ्रॉम टेम्परेचर दिया हुआ है 27 डिग्री सेंटीग्रेड टू 87 डिग्री सेंटीग्रेड। तो डेल्टा T की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो ये आ जाएगा 60 डिग्री, है ना। डिफरेंस जो आएगा 60 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस आ रहा है। गामा की वैल्यू निकालने का बोला है, तो एब्जॉर्ब्स व्हेन हीटेड फ्रॉम एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, 2 मोल बोला है इसको, है ना। तो अपनों को पता है कि डेल्टा U जो होता है वो NCV डेल्टा T होता है, या सॉरी हाँ, डेल्टा U मतलब Q, NCV डेल्टा T होता है, या अपन यहाँ पे लिख सकते Q बराबर NCV डेल्टा T लिख सकते हो। तो CV का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा Q अपॉन N डेल्टा T, ऐसा। बात समझे? अब CV अगर आपको निकालना है तो CV बराबर, है ना, क्योंकि अपनों को नहीं पता गैस कौन सा है, तो Q आ रहा है 720, है ना, अपॉन N की वैल्यू आ रही है 2, Q बराबर N बाय डेल्टा T इंटू बोलो कितना आ जाएगा 60, है ना। तो ये 2, ये 3, ये 6, 0, ये 6, तो CV का वैल्यू जो आया यहाँ पे वो 6 आ रहा है। बात समझे? CV का वैल्यू कितना आ गया? 6। और गामा जो होता है ना, गामा मतलब पॉइजन्स रेशियो होता है, तो गामा होता है CP बराबर CV प्लस R। तो ये आ जाएगा CV, ये आ जाएगा CV, इधर भी आ गया CV, तो CP बाय CV होता है गामा, ये 1 प्लस R बाय CV, ऐसा होता है ना। तो गामा बराबर 1 प्लस R बाय क्या हो जाएगा? CV। तो गामा की वैल्यू आ गई 1 प्लस R की वैल्यू हो गई 2, है ना। ठीक है, कैलोरी में क्योंकि, और CV का वैल्यू कितना आ रहा है? 6, तो ये आया 8 बाय 6, 8 बाय 6 मतलब 1.33। तो गामा निकाला यहाँ पे, और इसका जो गामा का वैल्यू आ रहा है, ठीक है, वो आ रहा है आपका 1.33। ये आपका गामा यहाँ आ जाएगा। ठीक, क्लियर? एकदम सिंपल थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है ये। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 70 को देखते हैं। 70 क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से है। तो 70 वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है समझते हैं इस बात को। और कह रहा है ये एंथैल्पी ऑफ अबव रिएक्शन एट 298 केल्विन। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं इसको अपन। H2O2 दिख रहा है लिक्विड, यहाँ पे आ रहा है H2 गैस, यहाँ पे आ रहा है O2 गैस, और डेल्टा H का वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है -23.5, -23.5 किलो कैलोरी पर मोल, ये आ रहा है किलो कैलोरी पर मोल। अब से बोला है द एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का एक्सप्रेशन हम लिखेंगे इस तरीके से, एलिमेंटल स्टेट होने चाहिए, स्टैंडर्ड स्टेट होने चाहिए, और आपका कंपाउंड जो बनना चाहिए वो 1 मोल बनना चाहिए। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 दिया हुआ है, और डेल्टा HF का वैल्यू दिया है -44 पॉइंट, ये आ रहा है आपके पास 8 किलो कैलोरी पर मोल, ये आ रहा है। आपसे बोला है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है। तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O निकालना है, तो H2 यहाँ पे लिखेंगे गैस, यहाँ पे लिखेंगे अपन ½ O2
गैस एंड यहाँ पे लिखेंगे अपन H2O और ये आ जाएगा आपके पास में लिक्विड, ठीक है। और इसका वैल्यू आपसे पूछा है, डेल्टा HF का वैल्यू आपसे पूछा है। तो हमें क्या करना है कि हमें ध्यान रखना है कि हमें इस पर्टिकुलर इक्वेशन की वैल्यू को फाइंड करना है, इसको फाइंड करना है यूजिंग अबव टू इक्वेशन। ऊपर के दो डेटा का यूज़ करके हमें इसको निकालना है। तो आप देखेंगे कि इसमें मुझे H2O जो लिक्विड है वो चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर, है ना। H2O जो लिक्विड है वो मुझे चाहिए कौन से हैंड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर चाहिए, ठीक है। तो इक्वेशन दे रखी है, H2O है और ये हाफ O2 है, मेन इक्वेशन सॉरी, यहाँ पे H2O है और ये हाफ O2 है, ये डेटा दिया है। और मुझे इसमें H2O जो है ये लिक्विड है ना। थोड़ा सा इसमें मैं करेक्शन कर लूँ, ये H2O जो दिख रहा है ये लिक्विड है इधर, है ना। यहाँ पे H2O जो दिख रहा है इट इज़ लिक्विड। तो मुझे जो मेन इक्वेशन है उसमें मेरा H2O जो दिख रहा है वो आपको नज़र आ रहा है लेफ्ट हैंड राइट हैंड पर है और ये भी राइट हैंड पर है, मुझे यही चाहिए। और H2 और O2 हाइड्रोजन चाहिए मुझे लेफ्ट हैंड पर, तो ये भी मेरा लेफ्ट हैंड पर आ रहा है। हमें सिंपल काम क्या करना है, आप अगर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करते हैं, है ना, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दो, ऐड। तो 1 और 2 को ऐड करेंगे तो H2O2 यहाँ पे लिक्विड है, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा H2O, इधर भी लिक्विड है, इधर आ जाएगा हाफ O2, यहाँ पे देखेंगे आप क्या है, ये गैस है ना। फिर आप देखें यहाँ पे H2 गैस आ रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पे आ रहा है O2 गैस और इन दोनों से मिलकर आपको मिल रहा है H2O2। तो मैंने दोनों इक्वेशंस को क्या करा है, ऐड करेंगे तो आप पाएंगे कि यहाँ पर H2O2 से H2O2 पूरा कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ पे O2 और ये ऐड करेंगे तो आपको इक्वेशन मिल तो रही है, ये H2 गैस, ये हाफ O2 गैस और हाफ O2 गैस के साथ आपको मिल रहा है H2O, यहाँ पे मिल रहा है लिक्विड। कब मिला, जब आपने दोनों इक्वेशंस को क्या करा, ऐड। तो बच्चों जब दोनों इक्वेशन को आपने ऐड कर दिया है तो डेफिनेटली इनके डेल्टा H की वैल्यूज़ को भी क्या करेंगे, ऐड। तो ये आ रहा है -23.5 एंड -44.8 और इनको ऐड करेंगे आप तो ये आ जाएगा आपका 3 आ गया, यहाँ पे 8 आ गया, 68.3, है ना। तो दोनों को ऐड करने पे जो फाइनल मेरा आंसर आ रहा है वो आ रहा है -68.3 किलो कैलोरी पर मोल। तो क्वेश्चन नंबर 70 बिल्कुल सिंपल आपके पास, है ना। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 की बात कर रहे हैं। ये भी थर्मोडायनेमिक्स का क्वेश्चन है। द हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डाई बेसिक एसिड इन डाइल्यूट सोल्यूशन ऑफ NaOH। तो वो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है, एक बात को ध्यान रखें कि H+ और OH- कंबाइन होकर H2O बनाते हैं और जो डेल्टा H न्यूट्रलाइजेशन का जो वैल्यू आता है वो आता है -13 पॉइंट, है ना, यहाँ पे लगभग 7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट, है ना, या -13.7 किलो कैलोरी पर यहाँ पे बोलो क्या आता है, मोल। अब आपसे बोला है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग डाइबेसिक एसिड मतलब आप मान लो H2SO4 और इसका न्यूट्रलाइजेशन करा रहे हैं आप किसके साथ में, NaOH के साथ में, है ना। NaOH के साथ में करा रहे हैं तो यहाँ पे देखेंगे 2 लगाएंगे अपन, तो यहाँ पे मुझे मिलेगा Na2SO4, है ना, और यहाँ पे बनेगा H2O। तो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ तो 2H+ कंबाइंस विद 2OH-, है ना, इक्वल टू यहाँ पे मिलेगा 2H2O। ऐसे ही मिलेगा, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा रहा हूँ मैं। तो अगर मैं इसकी वैल्यू की बात करूँ हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तो -13.7 इंटू 2 करेंगे किलो कैलोरी पर मोल, है ना। तो -27.2 किलो कैलोरी पर मोल में बात करी। लेकिन जब हम पर इक्विवेलेंट की बात करते हैं, यूनिट अगर पर इक्विवेलेंट में निकालना है तो इसका जो एन फैक्टर आएगा वो तो 2 आ जाएगा और इसका जो एन फैक्टर आता है वो तो 1 आता है, NaOH का एन फैक्टर 1 आता है। पर इक्विवेलेंट, क्योंकि हमें पता है कि मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड किसके बराबर होता है, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस। बात समझे, तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। मिली इक्विवेलेंट ऑफ एसिड हमेशा किसके बराबर होगा, मिली इक्विवेलेंट ऑफ बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड विल न्यूट्रलाइज 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस। तो 1 इक्विवेलेंट ऑफ एसिड और 1 इक्विवेलेंट ऑफ बेस जब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करेंगे, है ना, तो यहाँ पे जो मेरा आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 13.7 विद माइनस साइन किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट,
तो डिफरेंस ध्यान से रखिएगा। पर मोल में निकालते तो फिर आपको यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि 2H प्लस 2OH माइनस को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं। लेकिन पर इक्विवेलेंट में देखेंगे तो वो -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट आएगा। तो -27 किलो कैलोरी पर मोल तो मुझे कहीं दिख नहीं रहा है, तो पर इक्विवेलेंट की अगर बात करूं तो यही आपका आंसर आएगा -13.7 किलो कैलोरी पर इक्विवेलेंट। याद रखिएगा पर मोल में नहीं है, पर मोल में होता तो फिर मुझे उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, क्योंकि वहां पे 2H प्लस और 2OH माइनस एक दूसरे को क्या करेंगे, न्यूट्रलाइज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 100 ml ऑफ सोल्यूशन विद pH 3, है ना। अब यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे एक बात नजर आएगी, ये आपका एक सोल्यूशन है और यहाँ पर भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। और डेफिनेटली इधर आप देखेंगे तो ये कुछ ऐसा आ रहा है मेरे पास, और ये दिया हुआ है 100 ml, और जो इसका pH आ रहा है वो आ रहा है आपके पास में 3, और दूसरा जो है ना, दूसरा जो है ये इसका जो वॉल्यूम आया है वो 400 ml है, और 400 ml है, और इसका जो pH आ रहा है वो आ रहा है कितना, 3। भैया pH दोनों का सेम ही है, pH में कोई चेंज नहीं, वॉल्यूम अलग अलग है। तो पहली बात तो ध्यान रखना, pH एक टाइप की इंटेंसिव क्वांटिटी होती है। pH है या कॉन्सेंट्रेशन है, आप pH ले लो या कॉन्सेंट्रेशन ले लो, इस टाइप की जो क्वांटिटी होती है वो इंटेंसिव क्वांटिटी होती है। और इंटेंसिव क्वांटिटीज़ जो होती है दे आर नॉन एडिटिव, उनको डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते आप, है ना, नॉन एडिटिव है। तो अगर एक का pH 3 और एक का pH दूसरे का भी pH 3 है, तो वॉल्यूम अगर अलग अलग भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको आप ऐसे समझो, जो हमारा वाटर होता है, पानी जो होता है, उसका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है वो 55.5 मोल्स पर लीटर होता है, 55.5 मोल पर लीटर। 1 लीटर पानी और 2 लीटर पानी को मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी चेंज होगा। 1 लीटर पानी और 2 लीटर पानी को मिलाओगे तो कॉन्सेंट्रेशन अभी भी 55.5 मोल्स पर लीटर रहेगा, तो pH भी उतना ही रहेगा। बात समझे? आप देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पे pH 3 और दूसरे का भी pH कितना है, 3 है। अब आप इसके 100 ml मिलाओ या इसके 500 ml मिलाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज pH जो है वो इंटेंसिव क्वांटिटी होता है। तो अगेन मैं यहाँ पे बोलूँगा कि यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो 3 ही आएगा, क्योंकि pH जो है दोनों सोल्यूशन सेम ही है, दोनों का pH सेम है। अलग अलग हुआ तो बात अलग होती है। यहाँ दोनों का pH कैसा आएगा, सेम, कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है, क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द pH ऑफ 1m अमोनियम फॉर्मेट सोल्यूशन। अमोनियम फॉर्मेट सोल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो अमोनियम फॉर्मेट को आप देखेंगे तो अमोनियम फॉर्मेट ऐसा दिखेगा आपको, HCOONH4 प्लस, ये मिलेगा प्लस और ये माइनस। ये सॉल्ट है पहली बात तो, और सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का। सॉल्ट है वीक एसिड और वीक बेस का, और जब वीक एसिड और वीक बेस का सॉल्ट है उसका pH निकालना होता है, तो pH का फॉर्मूला आता है 7 + ½ pKa माइनस pKb, क्योंकि इस टाइप के सॉल्ट में pH जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। इस टाइप के सॉल्ट में pH जो है वो कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है। तो 7 + ½ pKa माइनस pKb, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, है ना। Ka का वैल्यू जो दिया है इस क्वेश्चन में वो 10 की पावर -4 है, तो जो pKa का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 4, क्योंकि हमें पता है, इधर मैं आपको बता देता हूँ अलग से कि जो pKa होता है ना, या pKa pKb जो भी लेंगे वो pK होता है -log ऑफ Ka होता है ना, और pKb जो होता है वो होता है -log ऑफ Kb होता है। ये सिंपल होता है ना। तो pK का वैल्यू 4 आ रहा है, और वैसे ही आपके पास में यहाँ पे दिख रहा है Kb आएगा 10 की पावर -5, तो pKb आ जाएगा, बोलो कितना, 5। बोलो समझ आया, है ना। तो 7 + ½ लिखा मैंने यहाँ पे, 7 + ½ pKa माइनस pKb करेंगे तो pKa का वैल्यू 4 आ रहा है और ये आ रहा है 5। बोलो समझ आया। तो इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो pH बराबर बोलो कितना बन जाएगा, 7 + ½ है ना, इधर आ जाएगा 1, तो ये -1 आया, -1 आना मतलब pH बराबर बोलो -½ आ जाएगा, तो 7 - ½ आ जाएगा यहाँ पे। तो pH बराबर बोलो कितना बन जाएगा ये, है ना, 6.5 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे आंसर जो आएगा वो कितना आ जाएगा, 6.5। ठीक है, तो ठीक 6.5 है ना, तो यहाँ पे बड़ा सिंपल ही अपना आंसर आ रहा है, दैट इज 6.5। क्लियर है ना। आगे बढ़ते हैं, सिंपल है। अंडर व्हाट कंडीशन द सोल्यूशन ऑफ AgSCN,
है ना, इसको थायोसाइनेट कहेंगे, विल बी अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड का मतलब क्या होता है कि ऐसा सोल्यूशन जिसमें और ज़्यादा अमाउंट ऑफ सोल्यूट कैन नॉट बी डिजॉल्व। सैचुरेटेड का मतलब, अनसैचुरेटेड मतलब डिजॉल्व कर सकते हो, है ना। अनसैचुरेटेड मतलब यहाँ पे आप बोला है कि इस कंडीशन पे वो अनसैचुरेटेड रहेगा, तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या हो जाता है कि अनसैचुरेटेड मतलब मोल अमाउंट ऑफ सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, या सॉल्ट जो भी होगा, सल्यूट कैन बी डिजॉल्व, और ज़्यादा अमाउंट को आप उसके अंदर डिजॉल्व कर सकते हैं अभी भी, मतलब डेफिनेटली कि सॉल्युबिलिटी अभी भी बढ़ी हुई है। और सॉल्युबिलिटी कब बड़ी होती है, जब आपके आयंस का प्रोडक्ट, जिसको आयनिक प्रोडक्ट कहते हैं, वो Ksp से कम हो। आयनिक प्रोडक्ट जब Ksp से कम रहता है तो सॉल्युबिलिटी की वैल्यू जो रहेगी वो ज़्यादा रहेगी, डिजॉल्व हो जाएगा। अब आपके पास AgCN है, तो AgSCN है, सॉरी AgSCN को आप ब्रेक करेंगे तो ये मिलेगा Ag प्लस एक्वस, और यहाँ पे आ जाएगा SCN माइनस एक्वस, है ना। और कंडीशन यही है। तो अगर मैं इसका IP लिखता हूँ आयनिक प्रोडक्ट, तो आयनिक प्रोडक्ट लिखूंगा मैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लिखूंगा SCN माइनस। बोलो समझ आया। और हमें पता है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Ag प्लस को ही IP लिखते हैं, तो Ag प्लस और ये SCN माइनस, ये जो है ये क्या आना चाहिए, Ksp ज़्यादा आना चाहिए। बात समझे, Ksp की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए इससे, तो ये सॉल्युबिलिटी आएगी, तो Ksp की वैल्यू ये आ जाएगी, दैट इज Ag और SCN ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, Ksp का वैल्यू इनसे ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 75, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सॉल्युबल इन वाटर। देखो एक बात तो समझिए, इफ, है ना, एक बात को तो बहुत आसानी से समझिए। क्या बात को समझे अपन, कि सॉल्ट अगर, इफ सॉल्ट इज ऑफ सेम टाइप, सॉल्ट इज ऑफ कैसा है, सेम टाइप है, तो सॉल्ट अगर सेम टाइप का है तो आप ध्यान रखिएगा इसमें कि Ksp जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है सॉल्युबिलिटी के। Ksp डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट, जिसका Ksp का वैल्यू ज़्यादा रहेगा उसकी सॉल्युबिलिटी भी क्या आएगी, ज़्यादा। तो डायरेक्टली वहाँ से भी कर सकते हैं। अब जैसे आपको मैं पहला वाला दिखाऊं, यहाँ पे अलग अलग हैं। MnS मेरे पास AB टाइप का सॉल्ट है, ZnS मेरे पास AB टाइप का सॉल्ट है, ये मेरे पास A2B3 टाइप का सॉल्ट है ना, और ये आ रहा है A3B टाइप का सॉल्ट, A3B। आप इसको देखेंगे तो A3B टाइप का सॉल्ट है। तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, S का वैल्यू निकालना पड़ता है ना। इस टाइप के केस में, इस टाइप के केस में अपनों को फाइंड वैल्यू ऑफ S। S की वैल्यू जितनी ज़्यादा, S की वैल्यू मोर, S की वैल्यू अगर मोर है तो सॉल्युबिलिटी भी मोर आएगी। S की वैल्यू मोर है तो सॉल्युबिलिटी भी बोलो क्या आएगी, मोर, ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आएगी। अब ज़्यादा सॉल्युबिलिटी आनी है तो मैं अगर देखता हूँ तो मुझे ये जो आप D वाला जो ऑप्शन देख रहे हैं, है ना, D वाला आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो D वाला ऑप्शन मेरा जो सॉल्ट आ रहा है वो आ रहा है Ag3 और यहाँ पे दिख रहा है PO4, इस टाइप से। तो अगर आप इसको, अगर आप इसका प्रोडक्ट लिखते हैं तो ये बन जाएगा आपका 3Ag प्लस और PO4 बनेगा और 3 माइनस बनेगा, ये आ जाएगा 3S और ये कितना आ जाएगा S, यानी Ksp अगर मैं लिखूंगा तो Ksp बराबर 3S की पावर 3 और यहाँ पे S आ जाएगा, तो Ksp बराबर जो मेरे पास आएगा वो आ जाएगा 27S की पावर 4। बोलो आया, 27S की पावर कितना आएगा, 4। तो अगर मैं यहाँ पे S बराबर लिखता हूँ तो ये बन जाएगा Ksp अपॉन 27 का 4th रूट। तो 4th रूट लिखेंगे तो सबसे ज़्यादा S की वैल्यू इसी के इसमें आएगी। यहाँ पे लिख लेंगे अपन 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 18, है ना, और अपॉन में यहाँ पे 27 और इसका 4th रूट। बोलो आया समझ में। तो 4th रूट अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो सबसे ज़्यादा जो वैल्यू आएगी इसकी, है ना, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, S बराबर यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं इसको 4th रूट ऑफ, है ना, 4th रूट ऑफ ये कितना आ जाएगा आपके पास में 18/27 इंटू 10 की पावर, ये आ गया माइनस 19। बात समझे। या 4th रूट ऑफ यहाँ पे देखेंगे अपन तो इसको कर लो अपन 180/27 इंटू 10 की पावर माइनस 20,
तो सॉल्व करेंगे रूट तो 10 की पावर लगभग कितना आएगा, -5 आएगा ये। तो ये सबसे ज़्यादा वैल्यू आएगी, एस का जो वैल्यू आएगा वो मैक्सिमम आएगा इस केस में, फोर्थ रूट केस में, क्योंकि आप यहाँ पे देखो तो 72/5 है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन जो अवेलेबल इसका वो डी ऑप्शन है, जहाँ पे एस का वैल्यू सबसे ज़्यादा आएगा। इस टाइप के सवाल में आपको डायरेक्टली एस का वैल्यू निकाल के सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। नेक्स्ट है मैच द एक्सप्रेशन ऑफ के एस पी इन टर्म्स ऑफ सॉल्युबिलिटी। के एस पी के टर्म्स में सॉल्युबिलिटी का एक्सप्रेशन को मैच करना है, ठीक है, कर लेते हैं। सबसे पहला जो दिख रहा है मुझे वो Al2O3 दिख रहा है। तो Al2O3 मतलब ये मेरे पास आ रहा है A2B3 टाइप का सॉल्ट, और A2B3 टाइप का जो सॉल्ट होता है तो उसके KSP का एक्सप्रेशन आता है 108 इंटू एस की पावर 5, 108 इंटू एस की पावर 5। तो 108 इंटू एस की पावर 5 मतलब ये कुछ चला इधर, है ना। तो ए का आर आ रहा है, मतलब ये वाले दो ऑप्शन तो पूरी तरीके से गए, है ना। अब CaO टाइप का दिख रहा है, तो अगर आप CaO को देखेंगे तो CaO जो है वो सॉल्ट आ रहा है AB टाइप का। तो AB टाइप के सॉल्ट में जो KSP का वैल्यू आता है वो आता है 4S, है ना, S का स्क्वायर आता है, सॉरी, AB टाइप में जो आता है वो KSP बराबर S का स्क्वायर आता है। तो S का स्क्वायर मतलब ये देखो, ये है ना, ये आ जाएगा आपका S का स्क्वायर, मतलब B का आ गया S, तो B का S इन दोनों में ही आ रहा है। चलो आगे देखते हैं, AlOH होल थ्राइस आ रहा है, ठीक है। आगे वाले में आपको दिख रहा है AlOH होल थ्राइस आ रहा है, तो Al3+ मिल जाएगा, और 3OH और क्या आ जाएगा, ये माइनस दिख रहा है। तो ये जो मेरा सॉल्ट आ रहा है ये किस टाइप का आ रहा है, AB3 टाइप का सॉल्ट आ रहा है। AB3 टाइप के सॉल्ट के KSP को जब देखते हैं अपन तो वो आता है 27S की पावर 4, 27S की पावर 4। तो 27S की पावर 4 मतलब 27S की पावर 4 मतलब C का Q, तो A का R, B का S और C का Q, ठीक है। CaF2 जो दिख रहा है आखिरी में आपको, CaF2 जो दिख रहा है वो आपका सॉल्ट है किस टाइप का, AB2 टाइप का। तो AB2 टाइप के सॉल्ट में आप देखते हैं तो 4S की पावर क्या लिखते हैं, 3, है ना, 4S की पावर कितनी, 3। तो ये आपका इधर से ये मैच कर जाएगा ऑप्शन, ये आपका यहाँ, ठीक है। 76 क्वेश्चन नंबर 77 की बात करते हैं, है ना, ये भी आयनिक इक्विलिब्रियम का क्वेश्चन है। द pH ऑफ सोल्यूशन सैचुरेटेड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज 9, pH 9 दे रखा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पीएच 9 दे रखा है तो पहले पीओएच निकालो, है ना, क्योंकि OH है ना, आप इस CaOH होल ट्वाइस को ब्रेक करें तो ये Ca2+ आ जाएगा और ये आ जाएगा 2OH माइनस। इसके सॉल्युबिलिटी को अगर मैं S लिखता हूँ तो इसको लिखूंगा मैं 2S, और pH का वैल्यू मुझे दे रखा है 9, तो POH का वैल्यू निकालूंगा मैं 14 माइनस pH, है ना। यहाँ लिखूंगा मैं 14 माइनस कितना pH, तो 14 माइनस 9, यहाँ पे बोलो क्या आएगा 5। अब POH 5 आ गया, तो POH का 5 आना, इसका मतलब OH का जो कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है वो 10 की पावर -5 आ गया। OH का कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर कितना आ गया, -5, है ना। तो OH का मतलब है 2S, और 2S का मतलब है 10 की पावर -5, तो S की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1/2 इंटू 10 की पावर -5, तो S की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 5 इंटू 10 की पावर -6m। ये आ गया S का वैल्यू, आ गया। अब S का वैल्यू आ गया तो देखो CaOH होल ट्वाइस जो दिख रहा है मेरे को किस टाइप का सॉल्ट दिख रहा है, ये AB2, है ना। आराम से देखें, आप देखें इसको CaOH होल ट्वाइस, इस टाइप ऑफ सॉल्ट बोलो कितना, AB2। तो AB2 टाइप के सॉल्ट में KSP बराबर क्या लिखते हैं अपन, 4S की पावर 3, KSP बराबर 4S की पावर 3। तो मुझे यहाँ से KSP ही तो निकालना है, तो KSP बराबर आ जाएगा 4 इंटू S का वैल्यू, S का वैल्यू कितना आ रहा है मेरे पास 5 इंटू 10 की पावर -6 की पावर 3, बोलो आया। तो KSP बराबर कितना आ जाएगा 4 इंटू 125 इंटू 10 की पावर -18, ये आ जाएगा 500 इंटू 10 की पावर -18, ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10 की पावर -15। तो 0.5 इंटू 10 की पावर कितना है ये, -15।
ये ए आंसर, ठीक है 77 का। क्वेश्चन नंबर 78 देखें, बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। ये भी गलत करा है क्या किसी ने? कोई बात नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन अपनों को गलत नहीं करने, ध्यान रखिएगा, है ना। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये। इन द फॉलोइंग स्ट्रक्चर द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड एंड द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड आर रिस्पेक्टिवली। पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड कैलकुलेट करने को बोला है। तो पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड ऐसा दिया हुआ है स्ट्रक्चर, और यहाँ है सी ट्रिपल बॉन्ड एन। यहाँ पे आप देखो हर जगह पे एक एक एच दिखेगा आपको, यहाँ पर सब जगह पर एक एक क्या नाम है, एच। ठीक है, चलो काउंट करते हैं अपन, है ना। तो काउंट करें तो देखो सिग्मा काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 सिग्मा है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स पाई एंड सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड जो आ रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड्स जो आ रहे हैं वो 13 आ गए हैं। अब बोलो पाई बॉन्ड्स निकालो, ठीक है। तो पाई बॉन्ड्स निकालना है तो पाई बॉन्ड्स को देख लेते हैं। तो ये 1 पाई, ये 2 पाई, ये 3 पाई, ये 4 और एक ये 5, 5 पाई आ रहे हैं। तो पाई बॉन्ड्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 5। तो 13 एंड 5 हो रहे हैं, है ना। तो 13 एंड 5 मतलब ये आ जाएंगे, पाई बॉन्ड्स 5 है और 13 कौन से हैं, सिग्मा, ठीक है। चलो 79 की बात करते हैं। डिक्रीजिंग ऑर्डर स्टेबिलिटी ऑफ गिवन कार्बोकटायन। कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी देखो, सबसे ज़्यादा स्टेबल तो साइक्लोप्रोपाइल होता है, जिसमें सिग्मा रेजोनेंस या डांसिंग रेजोनेंस होता है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। उसके बाद आता है एरोमेटिक, उसके बाद एरोमेटिक आता है, ठीक। तो अगर मैं इसको देखूँ ध्यान से तो मुझे फर्स्ट वाला जो कार्बोकटायन दिख रहा है, फर्स्ट वाला जो कार्बोकटायन दिख रहा है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल है, क्योंकि फर्स्ट वाला कार्बोकटायन का जो कैरेक्टर है वो एरोमेटिक है। फिर सेकंड देखता हूं तो बेंजाइल कार्बोकटायन है, ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा स्टेबल आएगा बेंजाइल कार्बोकटायन, क्योंकि रेजोनेंस हाइब्रिड है वो, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे तो आपके पास सेकंड आएगा, दैट इज अलाइल कार्बोकटायन, रेजोनेंस है। और फिर आपके पास फोर्थ आ जाएगा, दैट इज 2 डिग्री का कार्बोकटायन, ये 2 डिग्री का है, ये अलाइल है ना। तो एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी, तो 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4, तो 1 3 2 और 4, 1 3 2 और 4, ये आपका स्टेबल आएगा, क्योंकि ये वाला जो कार्बोकटायन दिख रहा है दिस इज कैसे नेचर का, एरोमेटिक। एरोमेटिक की स्टेबिलिटी सबसे क्या रहती है, ज़्यादा, और C6H5 मतलब बेंजाइल कार्बोकटायन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज आर एंटी एरोमेटिक, है ना। मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिकली इसको क्लियर दिखा दूँ, है ना। अगर डायग्राम आपको क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ बता देता हूँ। ये कुछ ऐसे दिख रहा है मेरे को 3, ठीक है। और ये एंटी एरोमेटिक पूछा है आपसे, और एंटी एरोमेटिक पूछना तो पहले वाले में तो ये सिंपल है, और एंटी एरोमेटिक के लिए पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मेरे पास 4 आ रहे हैं, साइक्लिक है ना। सबसे पहली कंडीशन की साइक्लिक है, फॉलो कर रहा है, प्लेनर है, फॉलो कर रहा है, सीसी है, सीसी मतलब कम्प्लीटली कॉन्जुगेटेड है, और यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं वो कितने आ रहे हैं, 4। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आना मतलब दिस इज एंटी एरोमेटिक, पाई इलेक्ट्रॉन्स 4 आना मतलब इट इज एंटी एरोमेटिक, है ना। यहाँ पे आप देखो तो ये एक बॉन्ड आ रहा है इधर, ये माइनस आ रहा है, ये प्लस है, और ये भी बोलो कौन सा है, प्लस है ना। ये प्लस है दोनों, तो दोनों प्लस प्लस हैं, तो प्लस है तो यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन्स 2 आ रहे हैं, तो ये एरोमेटिक आएगा, दिस इज एरोमेटिक, ठीक। और आखिरी वाले में आप देखिए तो यहाँ पे ये बॉन्ड है और यहाँ पे माइनस है, और यहाँ पे भी माइनस है, तो इसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं वो 6 आ रहे हैं, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 आना मतलब बोलो कौन सा, एरोमेटिक। बात समझे, एरोमेटिक आना। तो एंटी एरोमेटिक पूछा है तो केवल एक ही आंसर है, दैट इज ओनली 1, केवल ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है इट इज एंटी एरोमेटिक, ठीक है। स्ट्रक्चर मैंने यहाँ क्लियर आपको शो कर दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 81, मैच द फॉलोइंग। अल्काइंस सिस अल्कीन देंगे, है ना। तो यहाँ पे अपन एक बात को समझे जरा। अगर मान लो मेरे पास कोई अल्काइन है ऐसा, ये, और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे दिख रहा है H2 है, यहाँ पे पैलेडियम है, यहाँ पे CaCO3 है, और ये क्योनोलिन है। इसको लिंडलार्स कैटलिस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं लिंडलार्स कैटलिस्ट। तो लिंडलार्स कैटलिस्ट लोगे, क्योनोलिन लिया है, तो डेफिनेटली यहाँ पे जो आपको मिलेगा सिस अल्कीन, तो यहाँ पे ये C आ जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा H, है ना, यहाँ पे Me और यहाँ पर भी H, सिस अल्कीन। तो अल्काइन से अगर सिस अल्कीन चाहिए, तो अल्काइन से अगर सिस अल्कीन चाहिए तो ये है आपके पास में,
और ट्रांस के लिए चाहिए आपको बर्च रिडक्शन, बर्च रिडक्शन ये है ना, ये ट्रांस के लिए, ट्रांस अगर चाहिए यहाँ पे ट्रांस, तो ट्रांस आप जो करवाएंगे वो किसकी प्रेजेंस में कराएंगे, बर्च रिडक्शन कराएंगे। बर्च रिडक्शन के लिए चाहिए होता है सोडियम एंड लिक्विड NH3, एक्वस NH3 लिखा हुआ है यहाँ। प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना है तो आपको डिहाइड्रेशन कराना पड़ेगा, सी ऑप्शन की बात कर रहा हूँ। प्रोपेनॉल से प्रोपीन बनाना है तो प्रोपेनॉल आपका ये दिख रहा है CH3 CH2 और ये OH आया, ये कार्बन मेरा अल्फा है, ये मेरा बीटा है। और आप जब इसको पास करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 से, टेम्परेचर बोलो 443 केल्विन, तो यहाँ पर CH3 CH और डबल बॉन्ड बोलो क्या लिखा है CH2, है ना। तो डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है यहाँ पे। और ये जो दिख रहा है ये Br2 और CCl4 आपको नजर आ रहा होगा यहाँ, है ना। तो इस हिसाब से हमारा A का आता है सेकंड, A का सेकंड है ना, तो ये वाला ऑप्शन तो पूरी तरीके से गया। A का सेकंड और B का फर्स्ट, A का सेकंड और B का फर्स्ट, है ना, तो ये वाला ऑप्शन भी पूरी तरीके से गया। और C का आता है आपका 4, C का आता है 4, मतलब ये आपका करेक्ट आंसर आएगा, है ना। डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल हो रहा है वहाँ पे, क्लियर इतना, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 82, स्टेटमेंट 1 ब्यूटीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू फॉर्म 1 ब्रोमोब्यूटेन। देखो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है या इसी को अपन कहते हैं खराश इफेक्ट। तो 1 ब्यूटीन CH3 CH2, ये CH और डबल बॉन्ड CH2 आ रहा है और इसका रिएक्शन मैं करा रहा हूँ HBr के साथ में, ये प्लस और ये माइनस है और यहाँ लगाया पेरोक्साइड। हालांकि ध्यान रखना एंटी मार्कोनिकॉफ इज एप्लीकेबल ओनली ऑन एडिशन ऑफ HBr, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन को फॉलो करता है, एडिशन को, फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करता है। दिस रूल इज AMR, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल। दिस रूल इज पेरोक्साइड इफेक्ट, इसी को हम खराश इफेक्ट भी कहते हैं, इसी को खराश इफेक्ट भी कहते हैं। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये बन जाएगा CH3 CH2 फिर CH2 फिर CH2 और यहाँ पे बोलो कौन आएगा Br। मेरी बात समझे? तो ये तो बिल्कुल सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 की बात अगर करें तो ये कह रहा है कि 1 ब्यूटीन रिएक्ट विद HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड टू फॉर्म 1 ब्रोमोब्यूटेन, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। इट इन्वॉल्व्स फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी रेडिकल, गलत है भाई, 2 डिग्री रेडिकल बनेगा, ज़्यादा स्टेबल रेडिकल बनेगा, गलत है ये। क्यों गलत है? क्योंकि जब आप देखें तो एक्चुअल में इसमें जो मैकेनिज्म की बात करते हैं, तो जब इनिशिएशन होता है तो इनिशिएशन में पेरोक्साइड जो होता है वो ब्रेक होता है। इनिशिएशन में पेरोक्साइड जो आता है ये होमोलाइटिक फिशन होगा, होमोलाइटिक फिशन होके ये ऐसा बनेगा, यहाँ पे O और रेडिकल, यहाँ पे ये पेरोक्साइड बना। अब ये पेरोक्साइड क्या करेगा, ये पेरोक्साइड क्या करेगा, इस HBr के पास आएगा और HBr को ब्रेक करके एक Br का रेडिकल जनरेट करता है, ये Br का फ्री रेडिकल। ये Br का जो फ्री रेडिकल दिख रहा है आपको, आपके पास ऐसा कुछ दिख रहा है ना, यहाँ पे ये CH2, यहाँ पे CH और ये डबल बॉन्ड CH2, ये Br का रेडिकल आकर इस पर अटैक करता है। और हमें पता है 2 डिग्री का रेडिकल स्टेबल, उससे ज़्यादा 3 डिग्री, यहाँ 2 डिग्री के चांसेस है। तो ये जो मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनाएगा वो ये बनाएगा, दिस इज 2 डिग्री रेडिकल, दिस इज 2 डिग्री रेडिकल। तो 1 डिग्री का रेडिकल नहीं बनेगा, 2 डिग्री का बनेगा। तो स्टेटमेंट 2 जो है वो गलत हो जाता है। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज फॉल्स। स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, है ना, एंड 2 इज इनकरेक्ट। यार स्टेटमेंट सॉरी, स्टेटमेंट 2 नहीं, ये है स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट 2 इज इनकरेक्ट, ये रहा, ये आपका आ जाएगा क्लियर 82 में, है ना। फ्री रेडिकल एडिशन को फॉलो करता है मार्कोनिकॉफ रूल। अगला क्वेश्चन है, अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनल एज प्रोडक्ट, इस स्ट्रक्चर इज। देखो अल्कीन बोला मिथेनल देगा, मिथेनल, तो मिथेनल देने के लिए आपको चाहिए बॉन्ड ऐसा। ओजोनोलिसिस का बड़ा सिंपल कंसेप्ट क्या होता है, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है कि जैसे मानो C डबल बॉन्ड यहाँ दिया है और आप इसकी O3 से रिएक्शन करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O, तो हमें क्या करना होता है कि हमें यहाँ पे डबल बॉन्ड के बीच में एक लाइन ड्रॉ करनी होती है, ऐसे सिंपल लाइन ड्रॉ करनी होती है। लाइन ड्रॉ करके एक O इसको दे दो, एक O इसको दे दो। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा C और ये डबल बॉन्ड O, ये ऐसा मिलता है। अब आपको बोला है अल्कीन ऑन ओजोनोलिसिस गिव्स मिथेनल,
तो मिथेनॉल के लिए आप देखो ना कि डबल बॉन्ड कहाँ लास्ट में दिख रहा है। तो अगर मैं इसको चेक करता हूं तो यहाँ मुझे कहीं मिथेनॉल जैसा नहीं दिख रहा है, यहाँ भी मुझे कोई मिथेनॉल बनता नहीं दिख रहा है। लेकिन आप इसको देखें जरा, इसको देखें, एक कार्बन बच रहा है, एक कार्बन आपके पास बच रहा है यहाँ पे। इसका मतलब मैं इसका अगर ओजोनोलिसिस कराता हूँ इस टाइप से, और यहाँ पे आता है CH2 और CH और डबल बॉन्ड CH2, और इसको मैं O3 से रिएक्ट कराऊंगा इन प्रेजेंस ऑफ Zn, और बोलो कौन है, H2O। इन प्रेजेंस ऑफ Zn और H2O तो यहाँ से जाएगा, और जैसे ही जाएगा यहाँ से तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ का जो प्रोडक्ट मिलेगा CH2 और ये CHO है ना, और यहाँ पे जो मिलेगा वो मिल जाएगा SCHO, बस दैट्स इट। तो मिथेनॉल मिल रहा है आपको, तो आपका जो आंसर आ रहा है यहाँ पे वो बी आंसर आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ पढ़ते हैं। बढ़िया क्वेश्चन है। द प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड मेक्स अल्कीन लेस स्टेबल देन अल्केन। देखो अल्केन का तो नाम ही होता है पैराफिन। ये जो अल्केन्स दिख रहे हैं ना, इस अल्केन का नाम ही होता है पैराफिन, मतलब ऑफ लो एफिनिटी या लो रिएक्टिविटी। एफिनिटी भी कम है, रिएक्टिविटी भी कम है, तो इसका तो नाम ही पैराफिन है। तो अगर अपन इन दोनों को देखें तो CH2 डबल बॉन्ड और CH2 और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 में देखें तो ये पाई बॉन्ड वीकर है, तो ये डेफिनेटली जल्दी टूटेगा सिग्मा बॉन्ड के कंपैरिजन में। ये मोर रिएक्टिव आएगा, यहाँ पे सारे सिग्मा बॉन्ड है तो ये लेस रिएक्टिव आएगा। तो डेफिनेटली ये बात सही है कि अल्कीन्स आर मोर रिएक्टिव बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ वीकर पाई बॉन्ड। बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट में कोई दो राय नहीं है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, द स्ट्रेंथ ऑफ डबल बॉन्ड इज ग्रेटर देन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ डेफिनेटली ज़्यादा होगी, डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है वो डेफिनेटली ज़्यादा होगी सिंगल बॉन्ड से, है ना। ये पूरा डबल बॉन्ड, ये पूरे डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ इस सिंगल बॉन्ड से तो ज़्यादा ही रहेगी ना, डबल बॉन्ड को तोड़ना है। तो दोनों के दोनों जो स्ट्रेंथ है, स्टेटमेंट है करेक्ट है। बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 इज करेक्ट, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। ठीक, चलिए क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। गिव ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग। सबसे पहले बोला है आयनिक मोबिलिटी। आयनिक मोबिलिटी पहला बोला है ना, कौन तेज भागेगा, किसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी एक्वस मीडियम में, तो Fe2 प्लस एक्वस बोला है, और ये बोला है Fe3 प्लस एक्वस। और ये बात जो है वो सही है क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मोर हाइड्रेशन होगा, ज़्यादा हाइड्रेशन होगा तो पानी पी पी के मोटा हो जाएगा। ज़्यादा हाइड्रेशन होगा क्योंकि ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो खूब पानी पिएगा, मतलब वाटर के पार्टिकल अपने आसपास इकट्ठे कर लेगा, मोटा हो जाएगा, बल्कियर साइज का हो जाएगा, धीरे भागेगा, धीरे चलेगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है ना। ये वाले की अगर बात करें तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि 3 पॉजिटिव है ना, मोर हाइड्रेशन होगा। और इसकी बात अगर मैं करता हूँ, इसकी बात करूँगा तो यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा लेस हाइड्रेशन। कैसा हाइड्रेशन रहेगा, लेस हाइड्रेशन। बॉन्ड पोलैरिटी को देखें तो हमें एक बात क्लियर है कि अपने पास ऐसा होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर ऐसा रहेगा, ये ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ठीक है। इसको अपन कहते हैं ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इसके बॉन्ड ज़्यादा पोलर होंगे आर्सेनिक के एज कम्पेयर टू एंटीमनी। आर्सेनिक के जो बॉन्ड होंगे वो ज़्यादा पोलर होंगे, तो बॉन्ड पोलैरिटी ज़्यादा किसकी बता रहा है, Sb की। तो ये जो चीज़ है ये सरासर कैसी है, गलत है, ये गलत है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन और बोरॉन बिल्कुल सही है, बोरॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन होता है, ये बात सही है। और हाइड्रेटेड रेडियस जो कह रही है, हाइड्रेटेड रेडियस क्लोरीन का ज़्यादा दे रहे हैं, जबकि उल्टा है, फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। हाइड्रेटेड रेडियस फ्लोरीन का जो है वो ज़्यादा होगा। तो फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, है ना, ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा ये आ जाएगा ट्रू फॉल्स, ट्रू और फॉल्स, क्योंकि फ्लोरीन छोटे साइज का है ना, तो उसका हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, पानी के अंदर हाइड्रेशन ज़्यादा होगा, ज़्यादा पानी पिएगा। गैसियस फेज में जो छोटा रहता है, क्यों, मान लो यहाँ पे ये क्लोरीन लिखा मैंने इधर, है ना, इधर मैंने यहाँ पे लिखा क्लोरीन माइनस, ये गैसियस फेज में, और ये फ्लोरीन माइनस, ये गैसियस फेज में, तो ये रेडियस आएगा इसका, ये रेडियस है। लेकिन एक्वस फेज की अगर मैं बात करूँ तो उल्टा हो जाएगा, वो ऐसा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा,
क्योंकि फ्लोरीन का साइज छोटा है तो ज़्यादा वाटर को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, मतलब हाइड्रेशन ज़्यादा होगा उसका, ठीक। 85 86 द स्ट्रक्चर ऑफ डायबोरेन B2H6 कंटेन, ठीक है, देख लेते हैं B2H6 का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनाना बॉन्ड होता है ना। पहली बात तो ये एक्चुअल BH3 होता है, BH3 डाइमर बनाता है और डाइमर बना के ये बनता है B2H6 और B2H6 में ईच बोरॉन एटम इज sp3 हाइब्रिड होता है। sp3 हाइब्रिड है तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ आपको बोरॉन है तो ये एक sp3 हाइब्रिड, ये दूसरा, ये तीसरा, और ये जो मैंने डॉटेड लाइन से बनाया है ये sp3 हाइब्रिड है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। sp3 हाइब्रिड है लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रॉन नहीं है। और फिर ये दूसरा बोरॉन आता है sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, sp3 हाइब्रिड, और यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर देखो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन दो ऑर्बिटल के दो सेंटर, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन, तो टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के 4 बॉन्ड हो गए, टू सेंटर टू इलेक्ट्रॉन के 4 बॉन्ड हो गए। यहाँ पे ये हाइड्रोजन एटम इनमें जो है कॉमन रहता है ना, हाइड्रोजन एटम इनमें जो है, सॉरी, हाइड्रोजन एटम इनके अंदर जो है कॉमन रहता है, इनके अंदर जो है कॉमन रहता है। तो 3 सेंटर दिख रहे हैं ना मुझे, 3 सेंटर दिख रहे हैं, 3 सेंटर, 1 2 3, 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें तो इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, वेकेंट है ना, ये तो वेकेंट है, इलेक्ट्रॉन इसमें और इसमें है, तो 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन के 2 बॉन्ड आ रहे हैं। तो 4 बॉन्ड तो आ रहे हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 2 बॉन्ड आ रहे हैं 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन, 4 बॉन्ड 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन एंड 2 बॉन्ड 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन। इसी को मल्टी बॉन्डिंग या बनाना बॉन्डिंग भी कहते हैं, यही बनाना बॉन्डिंग भी होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक्शन ऑफ हीट ऑन मिक्सचर ऑफ सोडियम प्रोपियोनेट एंड सोडा लाइम, ये डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये। तो डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन सोडियम प्रोपियोनेट मतलब CH3 मतलब CH2 मतलब C डबल बॉन्ड O Na और यहाँ पे NaOH और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड और यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, तो Na2CO3 और यहाँ से बाहर हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और बाहर हो जाएगा यहाँ से Na2CO3, तो इथेन बनेगा भाई, है ना। यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा आपका, इथेन, ये देखो इथेन बनेगा, ठीक है। एसिटाइलिन ऑन ट्रीटमेंट विद H2SO4 एंड HgSO4, ये हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कहलाता है, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन कहलाता है। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का मतलब है एसिटाइलिन ये होता है ना, अभी दिवाली के टाइम पे खूब चला था ये, वो जो एक फटाके जो फोड़ते थे इससे, फिर बाद में गवर्नमेंट ने इस पर बैंड लगा दिया था, है ना, लाइटर वाला, वो पाइप वाला जो था, है ना, इको फ्रेंडली फटाका जिसको कहते हैं, है ना, वो खूब चला था ये। वो एक ट्यूब में देखना, वो पीछे लाइटर लगा के रखते थे, एक सॉलिड डाल के थोड़ा सा पानी डाल के जैसे ट्यूब दबा दो बूम, ये वही चला था ये। खैर, एसिटाइलिन का रिएक्शन वाटर से करा रहे हैं, तो वाटर जैसे रिएक्ट करेगा तो ये बन जाएगा आपका 2 पार्ट में ब्रेक होके, यहाँ पे आ जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पे OH, है ना, ये 2 पार्ट में ब्रेक करके H+ और OH- करके इसको कराएं, ठीक है। अब यहाँ पे एक स्टेप आएगा जिसको हम कहते हैं टॉटोमेरिज्म, एक स्टेप आएगा, दिस इज नोन एज टॉटोमेरिज्म। तो टॉटोमेरिज्म में बॉन्ड नीचे, H कहाँ चला, ऊपर, तो CH3 C डबल बॉन्ड और ये H, दैट इज इथेनल, इसी को हम कहेंगे इथेनल या एसिड एल्डिहाइड, एसिड एल्डिहाइड या इथेनल, ठीक है। 88 क्वेश्चन 89 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट स्लोअर देन बेंजीन इन इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन, इलेक्ट्रोफिलिक ब्रोमिनेशन में बेंजीन से स्लो कौन रिएक्ट करेगा। देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में ना आपको एक बात का ध्यान रखना है, जो ESR होता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ बेंजीन, है ना, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन ऑफ क्या दिख रहा है ये, बेंजीन, बेंजीन का कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, दिस इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो ESR होता है, ESR जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप
या अपन कह लो प्लस एम, एंड इनवर्स ऑफ होता है EWG दैट इज माइनस एम। ऐसे ग्रुप्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है जिसमें माइनस एम इफेक्ट होता है। तो अगर अपन इन सबको देखें तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है पहले वाले में मिथाइल, प्लस H प्लस I के कारण तो रिएक्टिविटी रहेगी ज़्यादा। C6H5 को देखें तो प्लस M इफेक्ट शो करता है, प्लस M डोमिनेटिंग है, माइनस I भी है लेकिन प्लस M डोमिनेटिंग है, तो ये दोनों की रिएक्टिविटी तो ज़्यादा ही रहेगी, है ना। किसकी ज़्यादा किसकी कम वो बात की बात है। और यहाँ पर आप देखें तो NO2 आ रहा है। NO2 मतलब इट इज़ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मतलब माइनस एम इफेक्ट। माइनस एम इफेक्ट अगर है तो इसी को हम कहते हैं डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, इसी को हम कहेंगे डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। और इसी को डीएक्टिवेटिंग ग्रुप करेंगे तो सीधी सी बात है रिएक्टिविटी को डिक्रीज करेगा। ये डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज। तो हमारा जो सबसे कम रिएक्टिविटी आएगा वो इसी का आएगा, दैट इज C6H5 और NO2। सो फाइनली बच्चों लास्ट क्वेश्चन, एट 300 केल्विन द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ स्पीशीज दिया हुआ है, फाइंड डेल्टा G फॉर द रिएक्शन। वो DG लिखा है बट वो डेल्टा G फॉर द रिएक्शन आएगा, डेल्टा G, है ना। और डेल्टा G निकालना है आपको, तो डेल्टा G और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिलेशन सिंपल होता है कि डेल्टा G बराबर होता है -2.303 RT log ऑफ K, ये होता है। तो पहले मैं यहाँ से K निकाल लूँ, K मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, है ना। तो इक्वेशन मेरे को क्या दिख रही है यहाँ पे, A प्लस B गिव्स C प्लस D। तो अगर मैं इसका K देखता हूँ तो ये बन जाएगा मेरे पास C, ये देखता हूँ D, ये देखता हूँ A और ये देखता हूँ B, ऐसा कुछ आएगा। अब यहाँ से मैं K का वैल्यू निकालूँ तो K का वैल्यू देखें तो C जो आ रहा है, C का कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है 10, यहाँ पे आ रहा है 6, यहाँ पे आ रहा है 2 और यहाँ पे आ रहा है 3। तो K बराबर बोलो कितना आ गया, 60/6 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। K की वैल्यू आ गई 10 इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की। अब K का वैल्यू 10 आ गया तो डेल्टा G बराबर -2.303 R, है ना। कैलोरी में दिया है तो R की वैल्यू में यहाँ पे लिख रहा 2, T आया 300 RT log ऑफ 10, log 10 की वैल्यू होती है 1, log 10 की वैल्यू अगर 1 है तो -2.303 इंटू बोलो कितना आ जाएगा, ये 600, 6 2 1200, 12 और 0.3 तो मतलब 13.81 के आसपास आएगा ये, है ना। 600 तो 1200 डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा जो आंसर आएगा इसका अप्रोक्सीमेट अपन देखेंगे तो ये माइनस ये आ जाएगा 1381.80 कैलोरी। सो दैट्स ऑल फॉर द पेपर सोल्यूशन ऑफ टेस्ट सीरीज पार्ट टेस्ट सेकेंड नंबर। ठीक है, मिलते हैं अगले सोल्यूशन में। थैंक यू।